इस दुनिया में मना भरपूर है, लेकिन अगर तुम एंशिएंट ड्रैगन नहीं हो तो रॉ मना को सीधे संभालना नामुमकिन है। इसी वजह से हर मेज को एक फिल्टर चाहिए, जिसे मना हार्ट सर्कल कहते हैं। आमतौर पर इसे बनाने में महीनों की प्रैक्टिस लगती है, वो भी एडल्ट्स के लिए। लेकिन हमारे बॉय डेल के साथ ऐसा नहीं है। जब उसकी एल्फ टीचर उसे प्रोसेस समझाती है और जल्दबाजी न करने की सलाह देती है, उसी वक्त डेल इसे बना चुका होता है। वो शॉक्ड रह जाती है जब डेल दिखाता है कि उसने सच में हार्ट सर्कल फॉर्म कर लिया है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये छोटा सा 8 ईयर ओल्ड जिसने अभी ट्रेनिंग शुरू की है, कुछ ही मिनटों में सर्कल कैसे बना सकता है। माहौल अचानक भारी हो जाता है, लेकिन हार्ट सर्कल बनाना सिर्फ पहला स्टेप है। असली मुश्किल है गैदर्ड माना को रिलीज करना सीखना, और यहीं डेल साबित करता है कि वो एक रियल प्रोडिजी है। अपनी पहली ही कोशिश में वो ऐसा आइस बोल्ट कास्ट करता है कि वो पल भर में एक विशाल पेड़ को चीर देता है। उसकी टीचर अंदर तक हिल जाती है। अगर बेसिक मैजिक में ही ये हाल है, तो जब वो डार्क मैजिक और नेक्रोमेंसी सीखेगा तब क्या करेगा। ठंडी हवा में माना की लहरें थरथराती हैं। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए जानते हैं कि डेल इतना जीनियस क्यों है। हनसुंग उस अर्थ का कमांडर इन चीफ था जिस पर फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। युद्ध के बीच एक मैजिकल पोर्टल खुला और उसे दूसरे वर्ल्ड में खींच ले गया। इस दुनिया के मेजेस ने उसे अदर वर्ल्डली हीरो कहा, वो जो एम्पायर को डीमन किंग से बचाएगा। हनसुंग घर लौटना चाहता था, लेकिन उसे स्पेल से टॉर्चर और एंस्लेव कर दिया गया। अगले 10 साल उसने एम्पायर के लिए स्लैश और किल करते हुए बिताए, सिर्फ इसलिए कि एक दिन आजादी मिले। आखिरकार उसने डीमन किंग को हरा दिया, लेकिन एम्पायर ने उसे छोड़ा नहीं। जीत के बाद भी उसे आखिरी मिशन दिया गया, रेडिएंट नाइट सरबाल को मारने का। स्पेल के कारण हनसुंग उनके आदेश को टाल नहीं सका। अंत में उसने सरबादल को मार दिया। तभी अचानक एक ब्लेड उसकी पीठ में उतर गई। जिस एम्पायर के लिए उसने जिंदगी कुर्बान की, उसी ने उसे अंत में मार डाला। काउंट ब्रांडनबर्ग ने हीरो को एक्सपेंडेबल हंटिंग डॉग समझा। हनसुंग की मौत अपमान से भरी थी और उसने कसम खाई कि वो ये ह्यूमिलिएशन कभी नहीं भूलेगा। उसी रात उसकी स्पिरिट ने दूसरा शरीर पकड़ लिया। लेडी एलेना ने इस बच्चे का स्वागत किया। बच्चे का पिता कोई और नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट नेक्रोमैंसर ड्यूक सैक्सन था। मरने से पहले हनसुंग ने रीइंकार्नेशन स्टोन चुरा लिया था। यही एनस्लेविंग स्पेल से आजादी का एकमात्र रास्ता था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो नोबिलिटी में जन्म लेगा। प्रो ने सोचा, इजी लाइफ जीऊंगा और चुपचाप अल्टीमेट मास्टर प्लान बनाऊंगा, उन सबको स्लॉटर करने का जिन्होंने मुझे तोड़ा। ड्यूक सैक्सन ने बच्चे के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। जन्म के बाद एक आंसू नहीं, क्या ये बैड साइन था? लेकिन डरने की जरूरत नहीं थी। नैनी आई अपने अल्टीमेट टेक्निक के साथ, एस क्लैप्स ऑफ डेथ। वही अनराइवल्ड हीरो अब नैनी के हाथों एक्सक्रूशिएटिंग टॉर्चर झेल रहा था। ऊपर से माँ ने भी ट्राई करने का सोचा और हनसुंग गिड़गिड़ाने लगा, मगर इस बार हाथ उठा और मारने के बजाय उसने नरमी से कैरेस किया। पहली बार उसे गर्माहट भरा एम्ब्रेस मिला। हनसुंग हमेशा खुद को अकेला समझता था, लेकिन इस टच ने उसकी आंखें भर दी। वो ऐसे रोया जैसे कभी रोया ही ना हो। लिटरल ग्रोन एस मैन क्राई। मास्टर बेडरूम में डेल के पेरेंट्स उसकी ग्रोथ से संतुष्ट थे। 8 ईयर ओल्ड ने उन्हें प्राउड कर दिया था और वो 4 की उम्र से रिलेंटलेस स्टडी कर रहा था। पिता उसके मैजिक में इंटरेस्ट को समझते थे। पत्नी एलन का चेहरा खींचते हुए प्रॉमिस याद दिलाती है, बच्चे को नेक्रोमैंसी नहीं सिखानी। चिंता हवा में तैरती है। एलन उसे भरोसा देता है कि उसने बर्थडे के लिए अलग गिफ्ट तैयार किया है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। मेड अचानक घुसती है। डेल की कंडीशन शॉकिंग है। ये सुनते ही पेरेंट्स स्टडी रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हमारा बॉय पैरों पर कांप रहा है। उसके चारों तरफ मिस्टिकल ब्लू ऑरा लिपटी है। डेल उन्हें पुकारता है। माँ उसे डांटते हुए कंडीशन चेक करती है। वहीं पिता एनालिटिकल नजर से हवा में बहते माना को सेंस करता है। उनका बच्चा सिर्फ 8 साल का है और फिर भी वो ऑलरेडी प्रोफाउंड लेवल का माना रिलीज कर रहा है। कमरा सन्न है। वही पिता अचानक डेल के ऊपर एक दम घोंटू और भयानक सेंसेशन छोड़ देता है। हवा भारी हो जाती है जब वो सवाल करता है, क्या तुमने अभी मना रिलीज किया? अब हमारा बॉय अच्छे से जानता है, अगर पापा खुश नहीं हुए तो स्पैंकिंग सीधे मून तक जाएगी और वापस भी। खुद डेल को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अब्सर्ड अमाउंट में माना निकल जाएगा। उसे पता था अगर उसने जल्दी जवाब नहीं दिया तो पॉप्स उसकी धुलाई कर देगा। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि पॉप्स मुस्कुरा देता है और गर्व के साथ उसके सिर पर हाथ फेरता है। उसकी अचीवमेंट पर उसे प्राइड महसूस होता है। वो अफसोस जताता है कि वो खुद उसे नेक्रोमैंसी नहीं सिखा सकता। ये कन्फेशन डेल को अजीब लगता है। अंदर ही अंदर ब्रो बुरी तरह पिस्ड ऑफ है, क्योंकि नेक्रोमैंसी न सीख पाना उसके रिवेंज प्लान्स को पूरी तरह स्क्वांडर कर देगा। माँ उसे आराम करने भेज देती है और मेड सफाई में लग जाती हैं। डेल दौड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। पीछे एलन और एलेना एक शांत पल शेयर करते हैं। लड़के के पिता के दिमाग में अब उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट आ चुका है। सीधे जंप करते हैं बर्थडे बैंक्वेट पर, क्योंकि पार्टीज हमेशा मजेदार होती हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं। पूरे नुआर ड्यूकडम से नोबल्स आए हुए हैं।
सब क्यूरियस हैं कि टाइनी यंग मास्टर कब दिखेगा। कुछ लोगों ने उसे काफी समय से देखा भी नहीं था। इस बीच मैन ऑफ द आवर या कहें चाइल्ड ऑफ द आवर सेकंड फ्लोर पर आराम से चिल कर रहा है। पीक इंट्रोवर्ट एनर्जी दिखाते हुए डेल को इतने लोगों से मिलना एक बड़ा चोर लगता है। वो सोचता है कि शायद इसका कारण ये है कि जब वो हीरो था तब उसे डॉग इन मैबान की तरह ट्रीट किया गया था। अब रिच नोबल सन की तरह बटरअप होना उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। पिछले दिन की घटना याद करते हुए डेल डिटेल में सोचता है कि उसका माना कैसे एक्सीडेंटली स्प्राउट हो गया था। असल में वो अपनी ही पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था जब वो हीरो था। अभी यंग मास्टर होने के नाते उसके पास टैलेंट है, फिर भी उसे ये बात खटकती है कि अगर पापा ने नेक्रोमेंसी नहीं सिखाई तो कुछ भी फ्रूइशन में नहीं आएगा। डेल ने पेरेंट्स पर स्पाई करना शुरू कर दिया, उन्हें कन्विंस करने के तरीकों के बारे में सोचने लगा, यहाँ तक कि डायरेक्ट ट्यूटलेज मांगने का विचार भी आया। लेकिन वो जानता था कि ये आइडिया पूरी तरह रेकलेस है। आखिरकार माँ एलेना आती है एक गॉर्जियस ड्रेस के साथ और अपने बेटे को कंग्रेचुलेट करती है। यंग मास्टर क्यूरियोसिटी से पूछता है कि उसके पीछे खड़ी क्लोक्ड फिगर कौन है। वो व्यक्ति तुरंत हुड हटाता है और खुद को ब्लू मैजिक टावर के एल्डर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ये ब्यूटीफुल ब्लू डीमन वाटर एट्रीब्यूट की मास्टर भी है। एलेना उसे सीफिया के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, डेल की नई टीचर। सोफिया भी डेल को ग्रीट करती है और उसके साथ सक्सेस तक काम करने का इरादा जताती है। इधर ब्रो पूरी तरह शॉक में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि पर्सनली उसे एक टावर मास्टर असाइन की जा रही है। इसका मतलब है कि अब उसका फोकस मैजिक लर्निंग पर होगा, वो भी डिफेंस स्पेशलाइजेशन में। ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इससे साफ दिखता है कि एलेना, उसकी माँ, बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका बच्चा स्पूकी डार्क नेक्रोमेंसी सीखे और सन जिन वू का कोई कॉर्नी थर्ड रेट कॉपी बने। सोफिया एक प्राइवेट मीटिंग चाहती है और यंग मास्टर उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। दोनों स्नो से ढके मैदान में बाहर आते हैं। ब्लू मैजिक टावर मास्टर उसे याद दिलाती है कि अब से वो सिर्फ वाटर मैजिक ही सीखेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोफिया महसूस कर लेती है कि लड़के का दिल कहीं और है। उसे पता है कि वो कुछ और सीखना चाहता है। उसकी ये अस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन डेल को पल भर के लिए स्टन्ड कर देती है। सोफिया रीजन करती है कि किसी के लिए भी ये समझना मुश्किल नहीं है कि डेल नेक्रोमेंसी और डार्क मैजिक को अपना फोकस बनाना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि करंट ड्यूक की मैरिज सिचुएशन पूरे एम्पायर में जानी पहचानी है। जब से ड्यूक को एलेना से प्यार हुआ और उसने उससे शादी की, एलेना डर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके फैमिली की रेप्यूटेशन खराब हो। इसी वजह से ड्यूक डार्क मैजिक अपने बच्चों को नहीं सिखा सकता। सच कहें तो ये वुमन कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग और ओवर प्रोटेक्टिव टाइगर मॉम बन गई है। यहाँ तक कि उनकी वेडिंग में भी उसने ब्लैक की जगह व्हाइट कलर कोड फोर्स किया था। सोफिया आगे बताती है कि उस प्रॉमिस की वजह से डेल का सपना रियलिटी से बहुत दूर है और वो डार्क मैजिक नहीं सीख पाएगा। लेकिन एनलाइटन टावर मास्टर के पास एक प्रपोजल है। वो यंग मास्टर की माँ को कन्विंस करने को तैयार है, बस शर्त यह है कि डेल उसकी गाइडेंस फॉलो करे। इस पॉइंट पर डेल हैरान रह जाता है कि सोफिया नेक्रोमेंसी और डार्क आर्ट्स को एक्सेप्ट कर रही है। आखिर वो एक एल्फ है जो नेचर के लॉज को अपहोल्ड करती है और डेड को रेजरेक्ट करना आमतौर पर डिस्गस्टिंग माना जाता है। ब्लू टावर मास्टर हंस पड़ती है डेल की बातों से एंटरटेन होकर। वो पूछती है कि फिर वो उन प्रीस्ट्स के बारे में क्या सोचेगा जो डेड को वापस लाइफ में रेजरेक्ट करते हैं। उसके हिसाब से रीइंकार्नेशन, रेजरेक्शन और नेक्रोमेंसी गहराई से सोचो तो एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग नाम है। इस कॉन्वर्सेशन से डेल समझ जाता है कि उसकी नई टीचर कितनी वाइज है। उसका ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव उसे एक एक्सीलेंट टीचर बना सकता है। डिस्कशन रैप करते हुए सोफिया कहती है कि अब फर्स्ट लेसन का समय है। उसे पता है कि डेल ने माना सर्कल का एक छोटा फ्रैगमेंट पहले ही बना लिया है। अब उसका पहला गोल होगा उसे एक्सपैंड करना और उसे फर्स्ट सर्कल में बदलना। डेल इंट्रीग्ड है और मानता है कि ये अप्रोच स्पेल्स सीखने के उसके गोल से मैच करता है। सोफिया की गाइडेंस में वो अपना हाथ दिल के ऊपर रखता है और अपने अंदर एक इंटरनल वर्ल्ड खुलता महसूस करता है। ये दुनिया माना से भरपूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रॉ माना की असली पावर सिर्फ ड्रैगन्स जैसे केपेबल क्रीचर्स ही हार्नेस कर सकते हैं। ह्यूमंस के लिए एक फिल्टर चाहिए जिसे माना हार्ट सर्कल कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कल के फ्रैगमेंट्स को हार्ट के आसपास गैदर किया जाए, उन्हें रीअरेंज किया जाए और साइकिल किया जाए। इस तरह एक प्रॉपर सर्कल हार्ट के चारों ओर फ्लो चैनल करता है। डेल गाइडेंस को परफेक्टली फॉलो करता है और ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है। अगले स्टेप में सोफिया उसे माना को हार्ट के चारों ओर रोटेट करने को कहती है। ये प्रोसेस कम से कम 1 मंथ लेती है, इसलिए वो उसे डिस्करेज न होने की सलाह देती है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये बच्चा इसे इंस्टेंट कर देता है। 8 ईयर ओल्ड की ये अचीवमेंट टावर मास्टर को पूरी तरह बैफल्ड कर देती है। जिसने अभी ट्रेनिंग शुरू की है उसने कुछ ही मोमेंट्स में फर्स्ट सर्कल बना लिया। इसी रेवलेशन से साफ हो जाता है कि हमारा बॉय एक बोनाफाइड प्रोडिजी है। हैरान सोफिया उसे फर्स्ट सर्कल के थ्रू माना रिलीज करने को कहती है। डेल इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए सर्कल पर कंट्रोल कॉन्सेंट्रेट करता है। उसे बिगिनर्स के लिए प्रोसेस की डिफिकल्टी पहले से पता है। अपनी फर्स्ट लाइफ में भी वो ड्यूक सैक्सन जैसे लोगों तक कैचअप नहीं कर पाया था। वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन स्पेल्स तक सीमित था जो उसके बॉडी पर एंग्रेविंग्स के जरिए कार्व्ड थे। लेकिन ये लाइफ अलग है। यहाँ उसने अपने पिता का प्योर टैलेंट इनहेरिट किया है जो उसे दूसरी फॉर्म्स ऑफ मैजिक सीखने की पॉसिबिलिटी देता है। डेल का फोकस फिंगर टिप्स पर रिफाइन होता है, सर्कल के एंड पॉइंट पर चैनलिंग होती है। पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस उसे आइसिकल शार्ड एम करने में मदद करता है। सोफिया पीक इंटरेस्ट से देखती है और बताती है कि डेल ने माना को सही तरह से आइस बोल्ट में क्रिस्टलाइज किया है। शॉट फायर होता है और सीधा ट्री से टकराता है, उसे टुकड़ों में ब्लास्ट कर देता है। सोफिया फिर से अटली शॉक्ड है। उसे लगा था फॉर्म की वजह से पावर वीक होगी, लेकिन इस किड ने लकड़ी को चीर दिया। उसके न्यूएस्ट डिसाइपल का टैलेंट लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। टावर मास्टर सदमे में है। परफेक्ट आइस स्पेल एग्जीक्यूट करने की उसकी एबिलिटी देखकर डेल कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की। असल में उसने जो मैजिक फॉर्मूला अप्लाई किया वो नॉर्मल चाइल्ड की कैपेबिलिटी से बहुत आगे है। रोटेशन के साथ एक्सेलरेशन और फिर कंजेस्शन, तीनों स्टेजेस मिलकर स्पेल का गोल्डन रेशियो बनाते हैं। सोफिया ने यंग मास्टर को ट्रिमेंडस स्पेल एग्जीक्यूट करते देखा। कोर तक शेकन होकर वो समझ जाती है कि उसका टैलेंट कितना प्रेशियस है। अगले ही सीन में वो ड्यूक को सीधा रेजिग्नेशन लेटर ऑफर कर देती है। ब्रो शॉक में है, इतनी हाई लेवल मास्टर क्विट कर रही है। सोफिया उसे रोकती है और बताती है कि कैसे यंग बॉय ने फर्स्ट लेसन में ही लीथल स्पेल यूज किया। ड्यूक हिल जाता है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। सोफिया आगे बताती है कि 8 ईयर ओल्ड ने गोल्डन रेशियो भी अप्लाई किया था। शॉर्ट में कहें तो वो डेल को अल्टीमेट किलिंग मशीन बनने का परफेक्ट स्पेसिमेन लेबल करती है। लड़के का पिता समझ जाता है कि सोफिया की डिफेंसिव टीचिंग स्टाइल डेल की वायलेंट एट्रीब्यूट से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन सेफिया इसे डिनाई करती है और मानती है कि उसे ही इस बच्चे की ग्रोथ गाइड करनी चाहिए। बेशक ड्यूक भी यही सोचता है कि सोफिया का पीछे हटना मूर्खता है, लेकिन सोफिया गंभीर हो जाती है और एलन के परिवार की डार्क मैजिक की ओर इशारा करती है। उसे लेडी एलेना के मैरिज वाव के बारे में पहले से सब पता है। फिर वही सीरियस टोन में सोफिया सीधे उनके कि वो डेल की ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं, वो भी ऐसे बच्चे की जिसका टैलेंट अनमैच्ड है। यंग मास्टर चुपचाप ये सब सुन रहा होता है, लेकिन कुछ साफ सुन नहीं पाता। उसके दिल में डर बैठ जाता है कि अब उसका क्या होगा। डेल को भी ऐसा पावरफुल स्पेल कास्ट करने का इरादा नहीं था। उसे याद आती है सोफिया की वो पेल एक्सप्रेशन जब उसने स्पेल छोड़ा था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आउटपुट कंट्रोल की है। माना कितना निकले, यही वो हर्डल है जिस पर उसे काम करना होगा। तभी अचानक अंकल हेलमेट आ जाते हैं और उसकी सोच टूट जाती है। अंकल यंग मास्टर से मिलकर बेहद खुश होते हैं और डेल भी उनके सफर के बारे में जानने को ईगर रहता है। हेलमेट बताता है कि वो ड्यूकल फैमिली की प्रोटेक्शन ड्यूटी पर था और रास्ते में पावरफुल मॉन्स्टर्स को डिफीट कर रहा था। डेल तुरंत समझ जाता है हेलमेट डंजन के अंदर लड़ रहा था। इस दुनिया की स्ट्रक्चर समझनी जरूरी है। मॉन्स्टर्स डंजन से निकलते हैं और ये किसी भी नोबल टेरिटरी के लिए डेथ ग्राउंड होता है। डीमन किंग के जमाने में मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा दी थी। आज के नाइट्स का काम है कि ये मॉन्स्टर्स बाहर न फैलें। जो डंजन से एस्केप कर जाएं, उन्हें एलिमिनेट करना उनका गोल होता है। ड्यूक सैक्सन की टेरिटोरी ज्यादा खतरे में है क्योंकि डेल की पास्ट लाइफ एक हीरो की थी। हालांकि उसने डीमन किंग को स्पेक्टेक्युलर तरीके से हराया था, लेकिन एम्पायर ने बॉस की टेरिटोरी को रहने दिया। मतलब डीमन किंग की बची खुची गंदगी अब भी वही संभाल रहे हैं। डेल और हेलमेट की बातचीत में एक और शख्स आता है, खुद ड्यूक एलन। एलन हेलमेट को उनकी डेडिकेशन के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन डेल को सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब उसकी माँ वहां पहुंचती है। लेडी एलेना खुशी से उसे ग्रीट करती है। जब उसे पता चलता है कि डेल ने फर्स्ट सर्कल अचीव कर लिया है, वो उसे गिफ्ट देने की बात भी करती है और डेल सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में नेक्रोमैंसी आता है, लेकिन वो जानता है ये मूड किलर होगा। तभी ब्रो एक वाइल्ड कार्ड खेल देता है और डेड एस अपने पेरेंट्स से कह देता है, मेरे लिए एक नई सिस्टर बना दो। दोनों स्टन हो जाते हैं और हेलमेट जोर जोर से हंसने लगता है। उस रात डेल अपने बेड पर आराम करता है, अंदर से इरिटेटेड कि उसे बच्चा बनकर एक्ट करना पड़ रहा है। थकान धीरे धीरे उसे नींद में ले जाती है। उसके सपने में नाइटमेयर लौट आता है। फॉर्मर हीरो हानसुंग को वही बास्टर्ड नाइट फिर से बैकस्टैब करता है। उसका गोस्ट उसे मॉक करता है कि नई कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर रहा है। फिर चिलिंग थ्रेट देता है कि एम्पायर उसे ढूंढेगा और दोबारा स्लॉटर करेगा। ये नाइटमेयर डेल को माना ओवरफ्लो के साथ जगा देता है। उसका दिल दर्द करता है जैसे अभी फट जाएगा। ये माना रैम्पेज का इफेक्ट है, एक वायलेंट फिनोमिनन। डेल एम्पायर को कोसता है जिसने आखिरी पल तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो फ्रेश एयर लेने बाहर जाता है, लेकिन बॉडी से सीप होता माना और बढ़ने लगता है। पैनिक में उसे एक उम्मीद दिखती है, मास्टर सेफिया। वो उसके एज में माना रैम्पेज होने पर उसे पिटी करती है। तुरंत अपनी हथेली उसके चेस्ट पर रखकर इफेक्ट साइफन कर लेती है। सोफिया जानती है अगर डेल का मैजिक करप्ट हुआ तो उसे कोई रिवर्स नहीं कर पाएगा। उसकी इंटरवेंशन से रैम्पेज न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर वो मैजिक की असली नेचर बताती है। मैजिक दिल का मिरर है। हर मेज की कैपेसिटी अलग होती है क्योंकि पर्सनैलिटी अलग होती है। डेल के केस में
उसका टैलेंट किलिंग में स्पेशलाइज करता है। ये ग्रूसम गिफ्ट दूसरों के लिए भी डेंजरस है और उसके लिए भी। सोफिया उसे एक स्पेल बुक देती है और कहती है कि वो उसके साथ एक नए आर्ट में टीचर बनेगी। वो बुक है नेक्रोमैंसी। फेट का मजाक देखो, अब वो साथ रहेंगे। ये उसका बर्थडे प्रेजेंट है। डेल तुरंत उसे जोर से हग करता है। इसके डेज पास होते हैं। सीन नॉर्दर्न गेट के बाहर शिफ्ट होता है। सोफिया उसे रैबिट्स के सामने लाती है। एक्सरसाइज वही है जो कभी डेल ने अपने फादर के साथ हंटिंग में की थी। गाइडेंस फॉलो करते हुए डेल एक हैवी ड्यूटी स्पेल प्रिपेयर करता है। कॉन्सेंट्रेटेड आइस शार्ड इमेंस स्पीड से उड़ता है और रैबिट के फ्लैश को वेपराइज कर देता है। प्योर एग्जीक्यूशन। सोफिया एक बात नोटिस करती है, लाइफ लेने के बाद भी डेल में कोई हेजिटेशन नहीं। वो उसे याद दिलाती है, सेम स्पेल अलग मेज के हाथ में अलग असर करता है। डेल समझ नहीं पाता क्यों। सोफिया समझाती है, मैजिक सोल का मिरर है। ये ट्रू पर्सनैलिटी रिवील करता है। वो फायरवॉल जैसे स्पेल्स का एग्जाम्पल देती है। नेम्स सिर्फ इमेजिनेशन कार्व करने का तरीका है। रेड मैजिक टावर स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देता है। ब्लू टावर हार्मनी को। अलग फिलॉसफी अलग मैजिक फॉर्म। फिलॉसफी ही मैजिक सिस्टम की फाउंडेशन है। नोआर व्हाइट ग्रीन टावर्स भी हैं। डेल कोई रिएक्शन नहीं देता। सोफिया समझ जाती है वो ज्यादा बोल गई। अब नेक्रोमैंसी शुरू करते हैं। बेसिक नेक्रोमैंसी स्पेल चैनल करते हुए डेल रैबिट के कॉर्प्स पर इन्फ्लुएंस गैदर करता है। पर्पलिश ब्लैक टेंड्रिल्स बॉडी को घेर लेते हैं। माना स्ट्रिंग्स कॉर्प्स को कंट्रोल करती हैं। नेक्रोमैंसी हेड स्पाइन और नीज के फोकस पॉइंट्स पर काम करती है। स्ट्रिंग्स कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है। स्पेल परफेक्टली एक्सिक्यूट होता है और सोफिया प्रेज करती है। सेकंड स्टेज में वो फ्रोजन आर्मर यूज करता है। आइसिकल पाथ भेजकर कॉर्प्स को स्पाइकी आर्मर से कंसोलिडेट करता है। ये छोटा अब वॉर रेडी है। सोफिया आर्मर की फॉर्म जज करती है और डिफेंस टेस्ट करती है। आइस स्पाइक्स की स्पाइरल भेजती है। इम्पैक्ट से आर्मर टूटकर उड़ जाता है लेकिन एक थिन लेयर बच जाती है। डेल खुशी से भर जाता है। डिफेंस सक्सेसफुल था। सोफिया उसकी ईगर एक्सप्रेशन पढ़ लेती है। डेल एक्साइटेड होकर वाटर एट्रीब्यूट प्रॉपर यूजेज सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। सोफिया मुस्कुराती है और सीधा रिजेक्ट कर देती है। वो बताती है आज उसने वाटर मैजिक का सिर्फ बेसिक यूज किया है। वाटर मैजिक की लर्निंग कर्व इंसेन है। डेवलपमेंटल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बिगिनर्स एक फॉर्म भी मुश्किल से सीखते हैं। जो 2 फॉर्म साथ सीखें उन्हें ड्यूअल मेजेस कहते हैं। डेल के इंसेन टैलेंट के बावजूद सोफिया मानती है दोनों इक्वली मास्टर करना इम्पॉसिबल है। वो उसकी ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। डेल की रियलिटी क्रैश हो जाती है। टीचर की नजर में वो अब भी एमेचर है। ये थॉट उसे डिस्पेयर में डाल देता है। डिसअपॉइंटेड होकर वो लेसन अब्रप्टली एंड कर देता है। उस रात डेल स्टडी रूम जाता है। फॉर्मर हीरो के अंदर एब्सर्ड कॉन्फिडेंस है। अगर सीखा तो सब कर सकता है। एक फोर्स अवेकन होती है। स्टार वॉर्स जोक हो या ना हो पर ये एनाकिन जेडाई बनना चाहता है। पूरी रात मेहनत करता है। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है। इतना एग्जॉस्टेड कि सोफिया को कई बार नाम पुकारना पड़ता है। वो समझ जाती है स्लीप नहीं मिली। टीचर को डर लगता है लेकिन डेल रेडी है दिखाने को। सबसे पहले वो रैबिट को रेजरेक्ट करता है। फिर वही आर्मर कोट करता है। ब्लू टावर मास्टर इम्प्रेस्ड रह जाती है कंबाइंड स्पेल्स पर उसकी इमीडिएट मास्टरी देखकर। लेकिन तभी एक शॉकिंग डेवलपमेंट होता है। डेल वही आर्मर दोबारा यूज करता है लेकिन इस बार वो उसे डेटोनेट कर देता है। जोरदार एक्सप्लोजन के साथ चारों दिशाओं में आइस स्पाइक्स फट पड़ते हैं। सेफिया सन्न रह जाती है क्योंकि उसे लगता था पहला हिस्सा बस एपेटाइजर था। अनडेड रैबिट से पर्पल फ्यूम्स निकलते हैं और अगले ही पल वो पर्पल एनर्जी डिस्चार्ज के साथ फट जाता है। रैबिट फिर से एक्सप्लोड करता है और हर डायरेक्शन में आइस बोल्ट्स बरसने लगते हैं। सोफिया पूरी तरह ऑफ गार्ड हो जाती है और मजबूरी में एक डिफेंस बैरियर बनाती है ताकि अटैक्स को ब्लॉक कर सके। जब हमला खत्म होता है उसका चेहरा ब्लैंक हो जाता है। डेल बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं दिखता और कामली अपने नए एबिलिटीज रिवील करता है। कॉर्प्स एक्सप्लोजन और आइस एक्सप्लोजन दोनों एट्रीब्यूट्स को वील्ड करते हुए उसने उनके इफेक्ट्स को मर्ज कर दिया था। वो टीजिंग टोन में अपनी टीचर से पूछता है कि क्या अब उसे ड्यूअल मेज कहा जा सकता है। एनलाइटेंड एल्फ बैफल्ड खड़ी रहती है। उसने इससे पहले ऐसा अटैक कभी नहीं देखा था। आइस और डार्क मैजिक का ऐसा मिक्सचर जो एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोजन ट्रैप बनाता है और डेटोनेशन ही फाइनल पार्ट नहीं था। स्पाइक्स उसका चेरी ऑन टॉप थे। सोफिया खुद को ओवरवेल्म्ड महसूस करती है जैसे वो किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रही हो जिसका एक ही इंटेंशन है किल। बैटलफील्ड में मर्सिलेस किलिंग। उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि डेल के दिमाग में कैसी मेंटल इमेज बनती होगी ये जाने बिना कि वो हानुंग की इंटिमिडेटिंग ब्लड लस्ट है। कुछ समय बाद यंग मास्टर फिर से अंकल हेलमेट को देखता है जो घोड़े पर सवार है। वो अपनी टीम के साथ एक और डंजन रेड करके लौटा है। हालांकि इस बार मॉन्स्टर्स का ग्रुप छोटा था। हेलमेट ब्लैक कैवलरी की भी तारीफ करता है जिन्होंने उसे मजबूती से असिस्ट किया। ब्लैक कैवलरी एक स्पेशल यूनिट है। डार्क ऑरा से भरी लांसेस वाली कैवलरी। उन्हें ड्यूक ऑफ सैक्सन की स्ट्रॉन्गेस्ट कैवलरी माना जाता है। उनके लीडर नाइट कैप्टन हेलमेट
कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल 7 सोर्ड मास्टर्स में गिने जाते हैं। यंग मास्टर उनका गहरा सम्मान करता है और उनसे सोर्ड टेक्निक्स सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। हेलमेट पोलाइटली मना कर देता है और डेल उसे जर्नी के लिए फेयरवेल कह देता है। कैप्टन हेलमेट के जाने के बाद सोफिया को लगता है कि अब उन्हें भी लौटना चाहिए। सीन जंप करता है उसी रात पर जहां सेफिया ड्यूक को रीसेंट ट्रेनिंग सेशन में डेल के डुअल मैजिक यूजेज की रिपोर्ट देती है। ड्यूक को नेक्रोमांसी मैजिक सुनकर हल्का शॉक लगता है। लेडी एलेलेना डिसअपॉइंटेड दिखती है। सोफिया ने ऑर्डर से डिविएट करके बॉय को वाटर मैजिक से ज्यादा सिखा दिया था। वो बताती है कि उसने ट्रेनिंग का स्कोप लिमिट नहीं किया क्योंकि यंग मास्टर ने खुद नेक्रोमांसी सीखने की इच्छा जताई थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद लेडी एलेलेना बोलती है वो अभी भी डार्क मैजिक के खिलाफ सख्त है और सोफिया को सलाह देती है कि वो सिर्फ वाटर एट्रीब्यूट ही सिखाती रहे। ब्लू टावर मास्टर अपनी बात पर कायम रहते हुए प्रॉमिस करती है कि वो बच्चे का ध्यान रखेगी। जाने से पहले सेफिया को गिल्ट महसूस होता है और वो लॉर्ड नुआर से प्रॉमिस तोड़ने के लिए माफी मांगती है। गहरी सांस लेते हुए डेल की माँ अपने बेटे की तारीफ करती है। इतनी कम उम्र में 2 मैजिक सर्कल्स वील्ड करना उसे गर्व की बात लगती है। उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड ही है, आखिर वो उनका बेटा है। फियर और डिसअपॉइंटमेंट के साथ ड्यूक अपनी वाइफ के सामने बोलता है। वो डेल को नेक्रोमांसी सिखाना चाहता है। वो उसे अपना एयर और एक टैलेंटेड मेज दोनों बनाना चाहता है। ये उसका हक है अपना मैजिक बेटे को देना, भले ही प्रॉमिस तोड़ने का दुख हो। कंसर्न के साथ डेल की माँ याद दिलाती है कि नेक्रोमांसी अभी भी पब्लिक में नेगेटिवली देखी जाती है। यही वजह थी कि वो अपने बच्चे को उस रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन अब लेडी एलेना रियलिटी एक्सेप्ट कर चुकी है। उसे पब्लिक परसेप्शन की परवाह नहीं रही और वो अपने हस्बैंड को डेल को नेक्रोमांसी सिखाने की इजाजत दे देती है। ड्यूक स्पीचलेस रह जाता है क्योंकि सिर्फ माना में ही कोई वुमन इतनी अकाउंटेबिलिटी ले सकती है। अब से डेल की रियल नेक्रोमांसी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। मजेदार बात यह है कि पहले ही लेसन में ड्यूक डेल की पुअर कंट्रोल देखकर निराश हो जाता है। अनाउ कुछ खास नहीं कर पा रहा था क्योंकि सेफिया ने उसे अभी तक बस उतना ही सिखाया था। इस समय वो कैसल के अंडरग्राउंड में बने मैजिक वर्कशॉप में है। एक स्पेशल रूम। बेटे को असली नेक्रोमांसी दिखाने के लिए उसका पिता उसे यहाँ लाया है। सबसे पहले वो दर्जनों बुक्स समन करता है और डेल से कहता है कि वो उन्हें स्पंज की तरह मेमोराइज करे। डेल का प्राइमरी फोकस है हर लाइफ फॉर्म की स्ट्रक्चर को समझना ताकि वो उसे एफिशिएंटली कंट्रोल कर सके। समय बीतता गया और बेचारा बच्चा हर किताब को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करता रहा। बेसिक्स खत्म होने के बाद ड्यूक ने उसे प्रैक्टिकल मैजिक की राह दिखाई। एक्साइटेड डेल अब एक रियल लेसन के लिए बेचैन था। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक गॉब्लिन का कॉर्प्स रखा गया और वो चौंक गया। उसके पिता उसकी कंफ्यूजन समझते हैं। ड्यूक समझाता है कि टैलेंटेड नेक्रोमांसर्स की पहचान यही होती है कि वो साधारण सोल्जर्स को भी केपेबल डेथ नाइट्स में बदल सकते हैं। ये गॉब्लिन एक अनडेड सोल्जर है और ड्यूक को ये जानने की जिज्ञासा है कि डेल उसे कैसे कंट्रोल करेगा। डार्क मैजिक हाथों में चैनल करते हुए डेल अपनी पहली बड़ी बाधा से टकराता है। रैबिट को कंट्रोल करना आसान था, उसका साइज छोटा था, लेकिन गॉब्लिन कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, खासकर मोनोस्ट्रिंग्स के इस्तेमाल में। पहली कोशिश में कनेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन डेल हार नहीं मानता। वो बार बार कनेक्शन हैमर करता है, थ्रेड्स बुनता है, पपेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, दूसरा अप्रोच अपनाता है, लेकिन गॉब्लिन फिर भी नहीं हिलता। कॉर्नर्ड होकर यंग मास्टर सोल्यूशन के बिना अटक जाता है। तभी उसके पिता आगे आते हैं। वो उसकी तारीफ करते हैं कि उसने पहले कॉर्प्स के बॉडी को स्टिफ किया, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इससे मूवमेंट लिमिट हो जाती है। असली सोल्यूशन दिखाते हुए ड्यूक अपने डार्क टेंड्रिल्स अनलीश करता है। वो गॉब्लिन के बॉडी को इस तरह स्वॉर्म करते हैं कि रिब केज को टारगेट करते हैं। नॉर्मली रिब केज ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कॉर्प्स को इसकी जरूरत नहीं। वही रिब केज म्यूटेट होकर अनडेड की आर्म से क्लॉज बन जाती है। यही नेक्रोमांसी की कला है, डेड की स्ट्रक्चर को जरूरत के हिसाब से बदलना। डेल पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो अपने पिता से नुआर मैजिक टावर की टीचिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। ड्यूक मुस्कुराता है, बेटे की रुचि पर गर्व महसूस करता है। वो उसे बताता है कि ब्लैक मैजिक का सच डेथ में छिपा है। सबसे बड़ा नेक्रोमांसर बनने के लिए पहले लाइफ के वेट को समझना जरूरी है। ड्यूक की बातें डेल को हनुंग के दिनों में ले जाती हैं, जहां वो एक गिड़गिड़ाते दुश्मन के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, तलवार उठी हुई थी और प्लीडिंग पूरी होने से पहले ही हनसुंग ने उसका चेहरा काट डाला। ड्यूक उसे उस हॉन्टेड मेमोरी से झकझोर देता है। डेल के चेहरे पर एक डरावना एक्सप्रेशन ठहर जाता है। सच ये है कि उसने कार्नेज और ब्लड से भरा रास्ता तय किया है, लेकिन पिता के सामने वो नॉर्मल बनने का नाटक करता है। ट्रेनिंग हर दिन
आगे बढ़ती है और ड्यूक सैक्सन के द्वारा अपने बेटे को नेक्रोमैंसी सिखाने की खबर एम्पायर में वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। मैरिटल वाव तोड़ने की वजह से नोबल्स का ध्यान खिंच जाता है। सबकी नजर डेल की प्रोग्रेस पर है, गुड या वर्स। कुछ हफ्तों बाद यंग बॉय अपने अंकल के खिलाफ फियर्स ट्रेनिंग करता है। स्लैशेस की बारिश चलती है, तभी हेलमेट अचानक अपनी ब्लेड को उसके चेहरे के पास स्विंग करता है। शॉकिंगली डेल इतनी जोरदार डिफ्लेक्शन करता है कि हेलमेट का वेपन उड़ जाता है। अंकल इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन डेल समझ जाता है ये एक ट्रिक था। हेलमेट ने जानबूझकर वेपन छोड़ा। फिर भी सच ये है कि डेल ने स्पेशल सोर्ड टेक्निक्स डिप्लॉय की थीं, जो असली फाइट में किसी को मार सकती थीं। डेल के हाथ सूज चुके हैं। हेलमेट उसकी सोर्ड्समैनशिप से स्टन्ड है और सोचता है कि ये किड मेज क्यों बनना चाहता है। नाइट्स तो वैसे भी मेजेस की प्रोटेक्शन करते हैं। हेलमेट को समझ नहीं आता कि डेल इतनी फेरोसिटी से ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। उसे डर है कि कहीं बच्चा खुद को घायल न कर ले। बैंडेज लगे हाथ के साथ डेल मजबूत रिजॉल्व में जवाब देता है। वो हर वक्त डिफेंसिव गार्ड्स पर डिपेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ये सिर्फ कवर स्टोरी है। स्नीकी किड का असली मकसद अपने ब्रिलियंट अंकल से सोर्ड मास्टरी सीखना है। हेलमेट जोर से हंसता है और इसे एक्सीलेंट आंसर कहता है। उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि डेल की माँ बीच में आती है। यंग मास्टर सोच में पड़ जाता है, वो चाइल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड्स में क्यों आई है। एलेना उसकी प्रोग्रेस चेक करने आई है और बताती है कि उसके पास कुछ न्यूज है। सबसे पहले वो डेल के बर्थडे प्रेजेंट की बात छेड़ती है, वही जो उसने खुद मांगा था। शुरू में डेल को कुछ समझ ही नहीं आता, फिर अचानक उसे अपनी ही कही बात याद आती है, लिटिल सिस्टर वाली डिमांड। हाँ, उसी रात ड्यूक ने सच में चीक्स क्लैप कर दी थी और देखो तो सही, बेबी रास्ते में थी। ये सुनते ही डेल खुशी से उछल पड़ता है। पूरे 10 मंथ्स बीत जाते हैं और लो बिहोल्ड एक सिस्टर सच में पैदा हो जाती है। यंग मास्टर को यकीन नहीं होता कि अब उसकी एक सिबलिंग है। लेडी एलेना उसे बेबी को गोद में लेने को कहती है, जिससे वो शॉक में आ जाता है। डेल बहुत ही जेंटली अपनी बेबी सिस्टर को पकड़ता है और हैरानी की बात ये कि उसकी बाहों में आते ही बच्ची बिल्कुल शांत हो जाती है। पापा ड्यूक की कमिटमेंट पर कमेंट करते हुए ड्यूक कहता है, यही लाइफ का असली वेट है, यही वो चीज है जिसे प्रोटेक्ट करना होता है। डेल अपनी छोटी बहन को थामे खड़ा रहता है और पहली बार सच में समझता है कि प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है। और अब अगला लेसन शुरू होने का समय आ गया है। सीन फास्ट फॉरवर्ड होती है मास्टर सोफिया के साथ, जहां वो डेल को रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रही है। डेल ऑलमोस्ट स्टन हो जाता है ये सुनकर कि वो उसे सीरियसली फाइट करने की परमिशन दे रही है। ब्लू टावर मास्टर उसे फुल स्ट्रेंथ से अटैक करने को कहती है। डेल तुरंत मैजिक सर्कल स्वीप करता है और स्पेल प्रिपेयर करता है, जबकि सोफिया क्यूरियोसिटी से सोचती है कि लड़का कितना इंप्रूव हुआ होगा। पहला अटैक, एक आइस बोल्ट सीधा उसके चेहरे की तरफ। सोफिया कैजुअली उसे स्वाइप करके डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे स्लो फर्स्ट अटैक कहती है। दूसरा अटैक भी वही हाल, डिस्ट्रॉयड। वो डेल को उसके बैक के लिए कॉल आउट करती है कि वो जानबूझकर इजी जा रहा है। डेल चुप हो जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि वो पकड़ा गया है। सोफिया काइंडली अपनी फर्स्ट स्ट्राइक ऑफर करती है और उसे बैरियर डालने की वार्निंग देती है। टेरिफाइड डेल बेयरली टाइम पर बैरियर खड़ा कर पाता है। अगर ऐसा न करता तो बुरी तरह ब्रूज्ड हो जाता। सोफिया उसकी क्विक रिफ्लेक्सेस से सेटिस्फाइड है, खासकर आइस आर्मर कॉन्जर करने के लिए। लास्ट सेकंड डिफेंस काम कर गया, लेकिन अब वो चाहती है कि डेल फुल स्पीड से आए। डेल जमीन पर हाथ रखता है और आइस वॉल की मोलिक्यूलर कॉम्बिनेशन मैनिपुलेट करता है। एक विशाल आइस वॉल खड़ी कर देता है। ये टावरिंग वॉल देखकर सोफिया स्टन हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि डेल ऐसा मूव क्यों कर रहा है। एक नजर में ही वो नोटिस कर लेती है कि आइस बेहद डेंस है, मतलब ड्यूरेबल भी है। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि डिलिबरेटली आइस वॉल कास्ट करने का रीजन क्या है। उसके दिमाग में बस एक थॉट आता है, शायद वो स्टॉल कर रहा है, माना रिकवर करने के लिए। लेकिन अगला मूव देखने के लिए आप रेडी नहीं हैं। डेल पूरी आइस वॉल को हनीकोम स्ट्रक्चर में फ्रैगमेंट कर देता है। गोल साफ है, डिस्ट्रक्शन। डेटोनेट चांट करते हुए वो वॉल को मैनिपुलेट करता है और पॉइंट ब्लैंक सोफिया के सामने ब्लास्ट कर देता है। वॉल फेड हो जाती है और डेल को लगता है कि उसने क्रिटिकल हिट लैंड कर दिया है। हाई डेंसिटी आइस को एक्सप्लोड करवाकर शार्ड्स बाहर फेंकना, ये मूव अवॉइड करना लगभग इम्पॉसिबल है। डस्ट सेटल होती है और डेल का चेहरा उतर जाता है जब वो देखता है कि उसकी मास्टर का बॉडी टॉर्न अपार्ट पड़ा है। तभी रियल सोफिया फ्रोजन स्टैच्यू के पीछे से निकलती है, कंप्लीटली अनहार्म्ड। डेल जोर की सांस छोड़ता है। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने सच में अपनी टीचर को मार दिया। पता चलता है कि सोफिया ने इल्यूजन कास्ट किया था। सोफिया सबसे पहले डेल की मैजिक यूसेज की तारीफ करती है। फास्ट डिफेंस के बावजूद उसके चेहरे पर एक स्क्रैच आ गया था। ये सोचना ही क्रेजी है कि फर्स्ट सर्कल वाला एक बच्चा टावर मास्टर को हर्ट कर सका। डेल
तुरंत अपॉलॉजी करता है, लेकिन सोफिया जेन्युइनली खुश होती है। उसके लिए ये थ्रिलिंग है कि डेल ने ऑल आउट जाकर अटैक किया और उस पर भरोसा किया कि वो डिफेंड कर पाएगी। स्क्रैच वाइप करते हुए वो डेल को एक्सीलेंट स्टूडेंट कहती है। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि डेल ने इतनी इंसेन स्पेल फॉर्मूला इंस्टेंटली बना ली। डेल सारा क्रेडिट उसे देता है। आयरनी ये है कि यहाँ सोफिया बिल्कुल फाइन दिख रही है, लेकिन अगली सीन में पीक डिप्रेशन। ड्यूक तक पूछ बैठता है, क्या हुआ, ये स्क्रैच कैसे? सोफिया जवाब देती है कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से अटैक सक्सीड हो गया। ड्यूक सैक्सन उसके पेन एंड्योर करने का रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सोफिया को सच में डेल के टैलेंट को शार्पन करना पसंद है। ड्यूक एक एडिशनल रिक्वेस्ट शेयर करता है, जिसे सुनकर सोफिया खुश हो जाती है। वो बताता है कि माउंटेन रेंज में ऑर्क्स का एक ग्रुप इन्वेड कर चुका है। ईमानदारी से कहें तो ये कैवलरी के लिए नॉर्मल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन यहीं से असली मजा शुरू होने वाला है। ये आदमी अपने बेयरली 10-year-old बच्चे को बैटलफील्ड में भेज रहा है। सोफिया इस फैसले पर आपत्ति जताती है और साफ कहती है कि लड़का अभी रियल मिशन के लिए रेडी नहीं है, लेकिन डेल के पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि बच्चा फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ेगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है हाउस सैक्सन के हिस्से के तौर पर टेरिटोरी डिफेंड करना। ड्यूक से मेलेवोलेंट डार्क एनर्जी निकलती है, जैसे वो चाहता हो कि उसका बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझ ले। कंफ्यूज्ड सोफिया इंस्ट्रक्शंस पूछती है। तभी पता चलता है कि इस मिशन के लिए डेल को एक ट्रस्टेड आर्टिफैक्ट दिया जाएगा और उसे कंट्रोल करने में सोफिया की गाइडेंस जरूरी होगी। अब आर्टिफैक्ट्स की बात करें। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें मैजिकल पावर स्टोर रहती है। इन्हें माना चैनल करके या अपने शरीर को पेमेंट की तरह ऑफर करके एक्टिवेट किया जाता है। आमतौर पर सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स सबसे डेंजरस भी होते हैं और कई बार फेटल साबित होते हैं। हाउस सैक्सन के वॉल्ट में ऐसे खतरनाक आर्टिफैक्ट्स की भरमार है। डेल को वहां ले जाया जाता है, ड्यूक के एयर के रूप में, जो अपकमिंग बैटल में पार्टिसिपेट करेगा। ये न्यूज डेल के लिए नई है और वो फाइनली रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलने पर थ्रिल्ड हो जाता है। ड्यूक सैक्सन बताता है कि उनका गोल ऑर्क होर्ड को सब्जेक्शन टीम के साथ एक्सटर्मिनेट करना है, लेकिन उससे पहले डेल को डार्कनेस की पावर को सही तरह वील्ड करना होगा। उसके सामने 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं। सैक्सन फैमिली के पास डीमन किंग के आर्टिफैक्ट्स का ट्रेजरी है, जो उन्होंने उसके डोमेन को कॉन्कर करने के बाद हासिल किए थे। ये ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट्स से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, जिसका सबूत उनका ओवरवेलमिंग माना फ्लो है। ड्यूक समझाता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जितने पावरफुल हैं, उतने ही डेंजरस भी हैं। डेल को टोटल कंट्रोल हासिल करना होगा, तभी वो इन्हें यूज कर पाएगा। और डेल वो सीधा कहता है पीस आउट और अपने पापा को छोड़कर निकल जाता है। ड्यूक हैरानी में इधर उधर बेटे को ढूंढता रहता है। मीनवाइल डेल वॉल्ट में घूमते हुए एक कंपैटिबल आर्टिफैक्ट ढूंढ रहा है। तभी एक आर्टिफैक्ट उसे कॉल करता है, उसके रिवेंज की भूख को सेंस करके। ये मर्डरस और कई दूसरे आर्टिफैक्ट्स उसे अपनी सेडक्टिव पावर से लुभाते हैं। डेल समझ जाता है कि ये आर्टिफैक्ट्स हानुंग के थ्रेट को उसके वेन्स में बहता हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉलिंग पर रिलाई नहीं करना चाहता, उसे कुछ और पावरफुल चाहिए। तभी उसकी नजर एक आर्टिफैक्ट पर पड़ती है, एक क्लोक। इसका नाम है शैडो क्लोक। इसका एक रिच हिस्ट्री है। हंसुंग के जमाने में डीमन किंग की आर्मी का एक ड्यूक इस टॉप टियर आर्टिफैक्ट को यूज करता था। शैडोज मैनिफेस्ट करने की इसकी एबिलिटी के कारण इसके खिलाफ लड़ना बेहद मुश्किल था। इंट्रीग्ड होकर डेल इसे पहन लेता है और तभी सोफिया और उसके पिता उसका नाम चिल्लाते हैं। अचानक क्लोक उसे एक अलग डायमेंशन में खींच लेता है। पहनते ही डेल को आर्टिफैक्ट की फीलिंग्स एक्सेस हो जाती हैं। इसमें बॉटमलेस हंगर है। इसका प्रीवियस मास्टर शैडो टॉर्नेडो समन कर सकता था, लेकिन इसकी फुल पोटेंशियल एक्सेस करने के लिए डेल को आर्टिफैक्ट के अंदर रहने वाले क्रीचर को डिफीट करना होगा और उसे डोमिनेट करना होगा। ब्लैक मॉन्स्टर्स का रूप लेता है और डेल को डोमिनेट करने दौड़ता है। सिचुएशन बेहद बैड है और सबसे खराब बात, बाहर से कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये ऑलमोस्ट डोमेन एक्सपेंशन स्पेस जैसा है। सेफिया की चिंता बढ़ती है और ड्यूक मान लेता है कि उसका बेटा डिवावर्ड भी हो सकता है। हालात बिगड़ते देख ड्यूक इंटरवीन करने को तैयार हो जाता है। तभी बैरियर से ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है। डेल बाहर आता है, सेफ एंड साउंड और ऑल न्यू एपिक ड्रिप में। ब्लू टावर मास्टर उसका स्टेट चेक करती है, सब ठीक है, और यही बात ड्यूक को डराती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी छोटी उम्र में डेल इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट कैसे एंड्योर कर पाया। क्यूरियस होकर डेल अपने पिता से पूछता है और खुशी से भरकर बाकी आर्टिफैक्ट्स भी ट्राई करने की परमिशन मांगता है। मतलब सबको टेम करना चाहता है। ये साइकोटिक रिक्वेस्ट दोनों को बैफल्ड कर देती है, फिर भी ड्यूक मान जाता है। इसी तरह डेल ट्रेजरी के हर आर्टिफैक्ट को एक्सप्लोर करता है बिना रेस्ट के। डेज पास होते हैं। हेलमेट डेल को मैजेस्टिक शैडो क्लोक में देखकर फ्लैबरगास्टेड रह जाता है। डेल
कंफर्म करता है कि सब ठीक है। हेलमेट स्टन्ड है कि एक छोटा बच्चा क्लोक को कंट्रोल कर पा रहा है। डेल बताता है कि कभी कभी बस हल्की टिंगलिंग सेंसेशन होती है। उसका मानना है कि क्लोक को लंबे समय से मास्टर नहीं मिला था, इसलिए वो उसकी तरफ खींच रहा है। जहां बाकी लोग शैडो क्रीचर से डरते हैं, डेल उससे दोस्ती करने में लगा है, टॉक नो जुत्सु स्टाइल। हेलमेट उसे साइको कहता है क्योंकि वो डार्क क्रीचर को लोनली कह रहा है। फनी मोमेंट में डेल अपने नए फ्रेंड पर पैर रख देता है, उसका ईगो हम्बल कर देता है। फिर डेल एक रिक्वेस्ट रखता है, रियल स्पारिंग मैच। थ्रिल्ड हेलमेट अपनी टावरिंग सोर्ड रेडी करता है। मीनवाइल डेल रियलाइज करता है कि वो कुक्ड है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्ड मास्टर्स से फाइट कोई मजाक नहीं। हेलमेट कहता है, डरो मत, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी पसीना बहा देगा। गुड थिंग ये है कि वो सिर्फ बेसिक सोर्ड्समैनशिप यूज करेगा। डेल का गोल फाइट जीतना नहीं, बल्कि क्लोक की फुल एबिलिटीज टेस्ट करना है। शैडोज का यूज करके वो शैडो ब्लेड रश कास्ट करता है। ब्लैक टेंड्रिल्स ओपोनेंट की ओर दौड़ते हैं, लेकिन हेलमेट एक स्लैश में सब खत्म कर देता है। हेलमेट प्रेज करता है और ऑफेंस पर चला जाता है। एक सेकंड से भी कम में वो डेल के सामने है। डेल जमीन को शैडोज से एनगल्फ करता है और स्पाइक्स इरप्ट कराता है। नाइट ट्रैप में फंसता है, लेकिन रॉ स्ट्रेंथ से एबिलिटी तोड़ देता है। डेल कॉर्नर्ड होकर एक डिफेंसिव एबिलिटी यूज करता है। हेलमेट इम्प्रेस्ड है क्योंकि अभी उसने ऑर्डिनरी वेपन्स तोड़ देने जितनी स्ट्रेंथ लगाई थी। फाइट जारी रहती है। ब्लैक कैवलरी ऑ में खड़ी है। हेलमेट के खिलाफ कोई भी 10 हिट्स नहीं झेल पाया था और यहाँ एक 10-year-old उसे चैलेंज कर रहा है। डेज पास होते हैं। फाइनली मिशन डिप्लॉयमेंट की रात आती है। लेडी एलेना चिंता में डेल को रोकती है, लेकिन डेल अश्योर करता है कि हेलमेट उसके साथ है। वो स्ट्रांग बनने की बात करता है। फ्यूचर में ड्यूकडम लीड करने के लिए उसकी सिंसेरिटी एलेना का दिल पिघला देती है। वो परमिशन दे देती। नेक्स्ट सीन, टेम्पररी बेस। ट्रूप्स रेडी हैं। ड्यूक अचानक डेल को कैवलरी मार्च कमांड करने को कहता है। डेल कंफ्यूज्ड होता है। तब ड्यूक बताता है, ये कैवलरी फ्यूचर में उसकी होगी। इवन नाउ दे आर हिज नाइट्स। ये एक टर्निंग पॉइंट है। अब वो हीरो हानसुंग नहीं, वो हाउस सैक्सन का एयर है। अब वो हीरो हानसुंग नहीं है, अब वो ब्लैक कैवलरी का लीडर है, डेल। और इस बार आउटकम अलग होने वाला है। लीडरशिप संभालते हुए बच्चा अपने वैलियंट वॉरियर्स को संबोधित करता है। हाथ आसमान की ओर उठाकर वो हाउस सैक्सन की मार्च का रोर करता है। उसके शब्द गूंजते ही ट्रूप्स मूवमेंट में आ जाते हैं। 250 मैन एलीट रेंजर यूनिट के साथ डिप्लॉय किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव साफ है, करीब 1000 ऑर्क्स को एलिमिनेट करना, जो माउंटेन्स क्रॉस करके रिवर की ओर बढ़ रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ब्लैक कैवलरी का प्लान है रिवर के लोअर सेक्शन से क्रॉस करके फर्स्ट एम्बुश लीड करना, लेकिन सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है ओवरफ्लोइंग डीप रिवर। 250 मैन इसे ऐसे पार नहीं कर सकते। यहीं इथीरियल ब्लू एल्फ आगे बढ़ती है। आइस मैजिक के साथ वो आइस ब्रिज बनाने को तैयार है। डेल को खुशी होती है कि पैसिफिस्ट नेचर के बावजूद सोफिया इस मिशन में शामिल है। वाटर मैजिक रास्ता बनाती है। ग्रुप सेफली पास करता है। आगे वो साथ नहीं आएगी और उन्हें गुड लक कहती है। डेल गुड बाय कहता है, लेकिन जाते ही सोफिया का दिल भारी हो जाता है। उसे अपने स्टूडेंट की सेफ्टी की गहरी चिंता सताती है। कट करते हैं ऑर्क बेस पर। ग्रुप पहले ही पहुंच चुका है। फायरी एरोज तैयार हैं। जैसे ही एरोज रिलीज होते हैं, ऑर्क्स अलर्ट हो जाते हैं और दर्जनों वहीं ढेर हो जाते हैं। बाकी गुस्से से दहाड़ते हैं। हेलमेट पहले 3 बटालियंस को वेज फॉर्मेशन में बुलाता है और चार्ज लीड करता है। कमांडर ऊपर से सिचुएशन देखता है और डेल की राय पूछता है। एनालिटिकल बॉय नोटिस करता है हॉर्सेस करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। करंट फॉर्मेशन है कॉल लांस फॉर्मेशन, जो हर नाइट की ऑरा से एम्पलीफाई हो रही है। ये अटैक इतना डेवास्टेटिंग है कि ऑर्क्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डेल भी मानता है ये फाइट वन साइडेड लग रही है। ड्यूक भी कैवलरी की पावर को स्वीकार करता है, लेकिन हेलमेट बॉय को अलर्ट रहने को कहता है। ये एंड नहीं है, ये बस शुरुआत है। नाइट्स की फॉर्मेशन के जवाब में ऑर्क्स भी शील्ड के साथ वेज बनाते हैं। कमांडर मानता है ये एम्बुश इनफ नहीं होगा। स्मार्ट मूव है रिट्रीट करना और रीऑर्गेनाइज करके सेकेंडरी चार्ज करना। वो स्काई में फ्लेयर छोड़ता है, रिट्रीट सिग्नल। नाइट्स जो अभी तबाही मचा रहे थे पलटकर पीछे हट जाते हैं। ऑर्क्स स्टन्ड रह जाते हैं। मौका देखकर वो रिट्रीटिंग नाइट्स पर स्पीयर्स फेंकते हैं और यहीं डिजास्टर होता है। एक स्पीयर सीधा एक हॉर्स को गिरा देता है। डेल विजिबली शेकन है। वॉर एक्सपर्ट्स पीछे खड़े जानते हैं ये नाइट प्रैक्टिकली डेड है। इंजर्ड नाइट हेल्पलेस है और एक ऑर्क उसे खत्म करने बढ़ रहा है। डेल गुस्से में एडल्ट्स को देखता है। कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा, दोनों चुप हैं। डेल घोड़े से नहीं पहुंच सकता, इसलिए अंदर फोकस करता है लॉन्ग डिस्टेंस शॉट के लिए। ऑर्क की स्किन थिक होती है। डेल आइस बोल्ट फॉर्मूला मैनिपुलेट करने का फैसला करता है। बुलेट से इंस्पायर होकर ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करता है। फंडामेंटल सेट। आइस बोल्ट को बैरेट M98B इंस्पायर्ड बुलेट में कोट करता है। उंगली आगे बढ़ाकर फायर करता है। शॉट इतनी फास्ट है कि ऑर्क के साइड को पियर्स कर देती है। ड्यूक फैसिनेटेड है। हेलमेट इम्प्रेस्ड। परफेक्ट ट्रेजेक्टरी। डेल मौका देखकर बैटलफील्ड में चार्ज करता है। ड्यूक उसे रोकता नहीं। उसके चेहरे पर प्राइड है। ड्यूक समझता है उसके बेटे ने यूनिक फॉर्मूला क्रिएट किया है।
इनसेन डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ। डेल का इनर वर्ल्ड कंप्लीशन के करीब है। बैटलफील्ड में डेल ऑर्क्स का पैटर्न देखता है। वो रीग्रुप कर रहे हैं, नाइट को बचाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ओरिजिनल फॉर्मूला प्रैक्टिकल यूज के लिए लंबा है। डेल मैथ के सिंपल फॉर्मूला से इंस्पायर होकर शॉर्टनिंग करता है। बैरेट की जगह आइस 98 मैग्नम से इंस्पिरेशन लेता है। आइस मैजिक डिप्लॉय करता है। एम शॉट, ऑर्क का सिर ओब्लिटरेट, इंस्टेंट किल, इंजर्ड नाइट स्टैगर करता है। क्यों रिस्क लिया? डेल उतरकर उसे अश्योर करता है वो सेफ है। वो ऐसा लीडर नहीं बनना चाहता जो अपने मेन को छोड़ दे। वर्ड्स भारी हैं क्योंकि दो और अगली तेजी से आ रहे हैं। इस बार आइस नहीं, शैडोज। अरीना ब्लैक स्लैशेस से भर जाती है। एबिलिटी शैडो ब्लेड। डोमेन में सब कट होता है, सुकुना की मेलेवलेंट श्राइन जैसा। हेड्स उड़ते हैं, क्लोक एंटिटी बॉडीज डिवावर करता है, सिर्फ बोन्स बचते हैं। लास्ट ऑर्क हॉरर में फ्रीज होता है। डेल उसकी ब्रेवरी पर हंसता है और आइस बुलेट से खत्म कर देता है। ग्रुप क्लियर। नाइट की लेग्स ब्रोकन है, मूव नहीं कर सकता। डेल उसे प्रिंसेस की तरह उठाकर सेफली वापस लाता है। हेलमेट फुल चार्ज लीड करता है। हाउस सैक्सन की फोर्सेस यंग मास्टर की ब्रेवरी देखकर और मोटिवेटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन, ऑर्क्स की पूरी फ्लीट ऑफ स्क्रीन वाइप हो चुकी है। मिशन सक्सेस है, लेकिन ड्यूक का पर्सनल बिजनेस है। सीरियस टोन में पूछता है, रेकलेसली क्यों घुसा? डेल समझ जाता है। पॉप्स स्कोल्डिंग कर रहे हैं। डेल कॉन्फिडेंटली याद दिलाता है, आपने कहा था एक दिन कैवलरी लीड करूंगा, आज वही किया। ड्यूक वीक रीजन कहकर काट देता है। आई ओपनिंग मोमेंट। डेल जानता है उसका पिता अपने मेन से प्यार करता है। डेल काउंटर करता है, आपने अपने लोगों को मरते क्यों देखा? ड्यूक समझाता है, नाइट्स बैटल में जाते समय रेस्क्यू एक्सपेक्ट नहीं करते, रिस्क्स जानते हैं। डेल कहता है, फिर भी ट्राई करना चाहिए था। ड्यूक गुस्से में पॉइंट रखता है, एक को बचाकर एक्सपेक्टेशन बना दी, अब सब रेस्क्यू एक्सपेक्ट करेंगे। ये बात डेल के दिमाग में न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह लगती है। ड्यूक पूछता है, कितनों को बचाओगे? डेल चुप हो जाता है। ड्यूक याद दिलाता है, नाइट्स इस ड्यूटी के लिए ट्रेन होते हैं। वो तभी इंटरवीन करेगा जब वो लिमिट्स पर हों, यही उनका सम्मान है। ये ट्रूथ हानुंग को पास्ट लाइफ में समझाई गई थी, जिसे वो भूल गया था। सब कहने के बाद ड्यूक अपने बेटे को कंफर्ट करता है। बैटल स्पिरिट पर गर्व जताता है। वो उस स्पिरिट को आने वाली बैटल्स के लिए और शार्पन करना चाहता है। डिस्कशन खत्म होते ही सब्जुगेशन मिशन को सक्सेस डिक्लेयर किया जाता है और पूरा ग्रुप कासल लौट आता है। कुछ ही समय बाद एक यंग बॉय के बैटलफील्ड में घुसकर एक नाइट को बचाने की कहानी लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे ये बात इतनी एग्जैजरेट हो जाती है कि लोग मानने लगते हैं कि डेल ने अकेले ही 8000 ऑर्क्स मार दिए। डेल को लोगों के बीच चलते हुए भारी एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन कम से कम इससे उसके टेरिटोरी के लोग खुश थे। और दिन बीतते गए। ट्रेनिंग अरीना में डेल की ट्रेनिंग लगातार चलती रही। जब नाइट्स ने लिल ब्रो को देखा तो उन्होंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, जिससे डेल और ज्यादा शर्मिंदा हो गया। हेलमेट हंसते हुए उसे कहता है कि इसे खुशी के साथ एक्सेप्ट करना सीखो। सब लोग स्ट्रॉन्गर बनने के ग्लोरी डेज में मुट्ठियां उठाते हैं। तभी अचानक एक मेड आती है और बताती है कि हाउस और हार्ट से नए गेस्ट्स आए हैं। डेल उसे धन्यवाद देता है और एक स्पेशल गेस्ट से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अब बात करते हैं मार्शल हाउस और हार्ट की। ये एक रिस्पेक्टेड फैमिली है जिसे डिवाइन सोर्ड बार्डेल ने फाउंड किया था। यूनिफिकेशन वॉर शुरू होने के तुरंत बाद पेट्रियार्क बार्डेल अपने पूरे हाउस के साथ वाइप आउट कर दिए गए। डेल हेलमेट के चेहरे पर उदासी देखता है। दरअसल हेलमेट को डिवाइन सोर्ड ने ही ट्रेन किया था और नाइट बनने का रास्ता दिखाया था। थ्रोन रूम की ओर जाते हुए डेल समझ जाता है कि उसका अंकल अनकंफर्टेबल क्यों है। ड्यूक अपने बेटे की डिलिजेंट ट्रेनिंग की तारीफ करता है। तभी बटलर गेस्ट्स के अराइवल की घोषणा करता है। एक ब्लॉन्ड लेडी और उसकी बेटी शालीनता से अंदर आती हैं। कोई अटेंडेंस नहीं। वनेसा और हार्ट ड्यूक को सम्मान से ग्रीट करती है, लेकिन उसकी ब्रैटी छोटी बेटी किसी वजह से गुस्से में है। शार्लेट बिना किसी हिचक के वर्स्ट सीन क्रिएट कर देती है और ड्यूक का अपमान करते हुए पूछती है कि उसकी माँ इन लोगों को क्यों झुककर ग्रीट कर रही है। ये डिसरिस्पेक्ट की हद है, लेकिन ड्यूक सैक्सन इसे इग्नोर कर देता है। वो इंस्टेड अपने बेटे से कहता है कि वो शार्लेट को कुछ देर कैसल घुमा दे। डेल खुशी खुशी ये ड्यूटी एक्सेप्ट करता है। इनोसेंट स्माइल के साथ वो हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ये ब्लॉन्ड मिनी कैरन इतनी एंग्री होती है कि उसका हाथ झटक देती है, इतनी जोर से कि डेल की हथेली लाल पड़ जाती है। ड्यूक गुस्से में है। लेडी एलेना सन्न रह जाती है। शार्लेट को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो पीछे हटने की बजाय उन्हें शेमलेस नोबल्स कह देती है। वनेसा अपनी बेटी को डांटती है और तुरंत माफी मांगने को कहती है, लेकिन शार्लेट रेज में रूम छोड़कर भाग जाती है। वनेसा शर्मिंदगी में ड्यूक से अपॉलॉजी देती है। लेडी एलेना पूछती है कि शार्लेट ऐसी क्यों है। तब पता चलता है कि काउंट ब्रैंडनबर्ग, वही
जिसने हंसुंग को हाल ही में उनके टेरिटोरी में असाइन हुआ है। वो एम्पायर का होली नाइट कहलाता है, लेकिन कई लोग उसे पिग किंग कहते हैं। वजह साफ है, वो स्किल्ड सोर्ड्समैन से जबरन एयर पैदा करना चाहता है। अभी उसकी नजर शार्लट पर है, भले ही वो सिर्फ एक बच्ची है। वनेसा बताती है कि उसने खुद भी उसके हाथों से बचने की कोशिश की थी। शार्लट असल में ट्रॉमेटाइज्ड है और हार्ट फैमिली खत्म हो चुकी है, इसलिए वनेसा अब फॉलन नोबल है। वो आज यहाँ आई है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ कि ड्यूक सैक्सन उसे हाउस की मेड बना ले ताकि ब्रैंडनबर्ग उस तक न पहुंच सके। ट्रेनिंग ग्राउंड्स में डेल शार्लट को अकेले पाता है। वो बिना किसी रूडनेस के उससे बात करता है, जिससे वो थोड़ा काम हो जाती है। वो उसके हाथ के बारे में पूछती है। डेल समझता है वो बस एक बच्ची है। अचानक शार्लट तलवार निकालकर उसे ड्यूएल की चुनौती दे देती है। ये इन्विटेशन डेल को शॉक कर देती है। उसे एहसास होता है ये लड़की सच में किसी की नहीं सुनती। डेल को लड़ने का कोई इंसेंटिव नहीं, लेकिन शार्लट ने उसके बारे में रूमर्स सुने हैं कि उसने बैटलफील्ड में नाइट को बचाया और 1000 ऑर्क्स मारे। वो उसे हराकर स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहती है ताकि साबित कर सके कि उसे फिल्थी काउंट ब्रैंडनबर्ग की जरूरत नहीं। जैसे ही डेल उसका नाम सुनता है, उसका एक्सप्रेशन प्योर रेज में बदल जाता है। वही बास्टर्ड जिसने उसे बैकस्टैब करके मारा था। डेल समझ जाता है ये लड़की भी उसी दुश्मन से नफरत करती है। एली बनने की संभावना है, लेकिन उससे पहले डेल उसे रियलिटी चेक देना चाहता है। वो बैरल से शॉर्ट ब्लेड उठाता है और शार्लट को बच्ची कहकर मॉक करता है। इंसल्ट से भड़की शार्लट पूरी ताकत से अटैक करती है। शार्लट ट्रेमेंडस स्पीड से ब्लिट्स करती है, लेकिन डेल उसका वार ब्लॉक कर देता है। वो लगातार स्टैब करने की कोशिश करती है, अपनी सारी स्ट्रेंथ झोंक देती है। डेल स्ट्रगल करता दिखता है, लेकिन असल में उसका पैटर्न एनालाइज कर रहा है। शार्लट डिफ्लेक्शन में माहिर है और उसकी रिस्ट रिफ्लेक्सेस शार्प हैं। ऑरा की ट्रेल उसके चारों ओर दिखती है। रेपियर उसके बॉडी से बड़ी है, लेकिन ऑरा उसे कंट्रोल देती है। मेजेस माना हार्ट के चारों ओर साइकिल करते हैं, जबकि नाइट्स ऑरा से बॉडी एनहांस करते हैं। शार्लट यही कर रही है, डेल को ओवरवेल्म करने की कोशिश। उसका रॉ टैलेंट साफ दिखता है। एक पॉइंटेड स्ट्राइक डेल को स्टन कर देती है, भले ही उसने डॉज किया हो। फाइट जारी रहती है। शार्लट जीत के कॉन्फिडेंस में है। फ्लैशबैक में दिखता है जन्म के बाद ही उसके पिता मर गए थे। वनेसा ने उसे डिवाइन सोर्ड के हीरोइक किस्से सुनाकर पाला। शार्लट ने छोटी उम्र से ट्रेनिंग शुरू की। फैमिली कोलैप्स के बाद भी उसने हार नहीं मानी, लेकिन अब सामने खड़ा लड़का उसे लगातार काउंटर कर रहा है। डेल की परफेक्ट डिफेंस उसे इतना ऑफेंड कर देती है कि वो ओवर एक्सटेंड कर जाती है। डेल मौका पकड़कर उसकी वेपन हवा में उड़ा देता है, पर डिवाइन सोर्ड की बेटी की पहली हार। शार्लट रोती है, समझ नहीं आता वो हारी कैसे। डेल उसे लेसन देता है, उसकी गलती है, वो अपने पिता की आइडेंटिटी से चिपकी हुई है। डेल ब्रूटल ट्रूथ बताता है, उसकी करंट स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। काउंट ब्रैंडनबर्ग अभी के डेल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। टूटी हुई शार्लट अगला कदम पूछती है। तब डेल खुद को हाउस और हार्ट का प्रोटेक्टर डिक्लेयर करता है। वो वादा करता है कि हाउस सैक्सन उसे तब तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो खुद ब्रैंडनबर्ग को हराने लायक न बन जाए। शार्लट पूछती है क्यों? डेल कहता है अगर वो लॉयल्टी स्वेयर करे। शार्लट घुटनों पर बैठकर नाइट बनने की कसम खाती है। प्रॉमिस चाइल्डिश लगता है, लेकिन डेल उसकी रिजॉल्व महसूस करता है। बाद में डेल अपने पॉप्स को इन्फॉर्म करता है कि शार्लट अब मेड के रूप में इंस्टॉल्ड है। ड्यूक उसकी बदली हुई एटीट्यूड देखकर हैरान होता है। डेल बताता है दोनों ने हाउस और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का वाव लिया है। ड्यूक अनॉयड होकर पूछता है क्या पिटी में फैमिली नेम यूज किया? डेल मना करता है, उसका गोल बड़ा है, डिवाइन सोर्ड की लेगेसी का टैलेंट हासिल करना, एक नया डिवाइन सोर्ड बनाना जो फैमिली की स्ट्रेंथ बने। ड्यूक इम्प्रेस्ड होकर अपने बेटे की तारीफ करता है। डेल खुश है कि उसने एक नया एलाई बना लिया है और उसे यकीन है कि इससे काउंट पीडीएफ फाइल का ईगो जरूर चोटिल होगा। उसी गंदे आदमी की बात करें तो वो मैलबर्ग में खबर सुनते ही गुस्से से चिल्ला रहा है। अनहोली नाइट इस बात से आग बबूला है कि उसके बेकार आदमियों से एक लड़की तक पकड़ी नहीं गई। असैसिन्स भेजने के बाद भी हाउस सैक्सन में घुसने से पहले ही उसके लोग मारे गए। का मतलब साफ है, शार्लट ने उन्हें खत्म किया। रेज में काउंट ब्रैंडनबर्ग अपनी तलवार पकड़ता है और बैटलफील्ड में हंसुंग को धोखा देने की यादों में डूब जाता है, एक सच्चे साइकोपैथ की तरह। ये आदमी अपनी सोर्ड के लिए लिटरली हॉर्नी है। उसे अपनी फियांसे बुलाता है और अभी उसमें गुस्सा देगा। उसे ऑब्सेशन है कि उसकी वेपन किसी कॉम्पिटेंट हेयर को मिले। काउंट ब्रैंडनबर्ग अपने सर्वेंट को थीव्स गिल्ड से संपर्क करने का आदेश देता है और हाउस सैक्सन की टेरिटरी में और लोग भेजने की तैयारी करता है। शार्लट को पाने के लिए वो मोटी रकम देने को भी तैयार है। शार्लट के ओथ लिए 1 हफ्ता बीत चुका है। प्रॉपर मेड बनने के लिए उसे रिलेंटलेसली ट्रेन करना पड़ता है। फिजिकल कॉम्बैट के लिए वो डेल से भी लड़ती है। हेलमेट उनके ड्यूअल्स देखता है। इस बार डेल शॉर्ट सोर्ड के साथ ऑफेंसिव जाता है। शार्लट को स्नैपी डिफ्लेक्शंस पर मजबूर करता है। सोर्ड मास्टर देखता है कि शार्लट ओवरवेल्म्ड हो रही है।
लेकिन दो बच्चों के बीच इतनी फियर्स ड्यूअल उसने कभी इमेजिन नहीं की थी। एक्चुअल नाइट्स से तुलना न सही, पर उनकी किलिंग इंटेंट और फास्ट रिफ्लेक्सेस खतरनाक हैं। डेल अचानक अपना क्लोक पकड़ता है और वेपन अनवेल करता है। मूव शार्लेट को सरप्राइज कर देता है। वो स्टैब करने जाती है, लेकिन हेलमेट फाइट रोक देता है। नाइट लड़की की तारीफ करता है, मगर शार्लेट एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहती। वो इमीडिएट फीडबैक मांगती है। हेलमेट पूछता है, क्या तुम अपने वेपन की एसेंस जानती हो? अभी तक वो सिर्फ थ्रस्टिंग फोर्स की तरह इस्तेमाल कर रही थी, जबकि रेपियर की असली ताकत उसकी फुटवर्क में है। डेल साइमल्टेनियसली डॉज करते हुए डिस्टेंस गेन कर रहा था। ओवरवेल्म्ड महसूस होते ही शार्लेट को गैप वाइडन करना चाहिए था। रेपियर की डिफेंस जल्दी प्रिसीजन खो देती है। हेलमेट साफ कहता है, उसे अपनी फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह रीवर्क करनी होगी। पोस्चर से लेकर स्टाइल तक ओपनिंग्स भरी पड़ी हैं। शार्लेट पाउट करती है। उसके पास कभी प्रॉपर टीचर नहीं था जो गलतियां सुधारे। हेलमेट मजाक में उसके स्टाइल को अजीब थ्रस्टिंग कह देता है। शार्लेट ह्यूमिलिएटेड होती है, लेकिन हेलमेट हंसकर कहता है, बस टीज कर रहा हूँ। डेल सोचता है, इतने बड़े स्वॉर्ड मास्टर से ट्रेन होकर शार्लेट कितना इंप्रूव करेगी। संभव है कि किसी दिन वो उसे भी पीछे छोड़ दे। सीन मैजिक ट्रेनिंग में शिफ्ट होता है। डेल जानता है माना सर्कल्स बनाने की प्रोसेस वही है, बस टाइम बहुत लगता है, कभी डेकेड्स। शॉक तब लगता है जब सेफिया को पता चलता है कि प्रोडिजी ने सेकंड सर्कल कंप्लीट कर लिया है। माना सर्कल्स आरपीएम से मेजर होते हैं। ऑर्डिनरी मेज 300 आरपीएम। डेल का फर्स्ट सर्कल 2000 आरपीएम पर बर्स्ट करता है, सेकंड 400 आरपीएम पर है। न्यू सर्कल के लिए मिनिमम 300 आरपीएम चाहिए, मतलब डेल थर्ड सर्कल के थ्रेशोल्ड पर भी पहुंच चुका है। सेकंड सर्कल के बाद एक्साइटेड होकर डेल आइस बुलेट एक्सपेरिमेंट करता है। हार्डनेस बढ़ाता है, नियरेस्ट ट्री पर एम करता है, रोटेशन बढ़ाकर स्पीड एम्पलीफाई करता है। लो एंड बिहोल्ड, पहला आर्मर पियर्सिंग आइस बुलेट इतनी डिस्ट्रक्टिव है कि ट्री ऑब्लिटरेट हो जाता है। डेल खुद अपने इंप्रूवमेंट से स्टन्ड है। कंट्रोल आसान लग रहा है। सोफिया प्राउड है। डेल क्रेडिट उसे देता है। वो सोचती है, ये जीनियस हमेशा सही कॉज के लिए पावर यूज करता है। स्ट्रेंथ डराती है, पर वो डेल पर गहरा भरोसा करती है और उसे एम्ब्रेस करती है। डेल अनकंफर्टेबल हो जाता है। प्रीवियस लाइफ में वो ग्रोन मैन था। लेटर वो थोड़ा वर्कड अप रहता है और सोचता है, क्या सोफिया उसे सिर्फ चाइल्ड समझती है? ऑब्वियस है। थॉट्स झटक कर वो ट्रेनिंग पर लौटता है। सन जिन वू के आइकॉनिक अराइज से इंस्पायर्ड होकर आइस वॉल बनाता है। शॉटगन स्टाइल आइस बुलेट बराज से डिफेंस टेस्ट करता है। बुलेट्स बाउंस होकर वापस आती हैं। डेल बैरियर से डिफेंड करता है और सोचता है, नेक्स्ट टाइम स्लग शॉट। तभी शार्लेट वुड से निकल आती है। हेलमेट की गाइडेंस में फैंसी फुटवर्क प्रैक्टिस कर रही है। स्वॉर्ड्समैनशिप उसे पसंद है, लेकिन आज वो किसी और रीजन से आई है। फ्लश्ड फेस के साथ वो रूड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है। डेल ब्लंटली मान लेता है, हाँ तुम रूड ब्रैट थी। ईगो क्रश। फिर फॉरगिव करता है और कैजुअल रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद दोनों हैंग आउट करते हैं। कूल वेदर और ट्रेनिंग विंड की बात होती है। डेल खुश है, फाइनली एक कंपेनियन। और फनी पार्ट, पेरेंट्स ऑलरेडी शिपिंग देम। वुमेन वॉचफुल आई रखती है और डेल को फीलिंग्स रियलाइज कराने की सोचती है। नेक्स्ट सीन, ड्यूकडम आउटस्कर्ट्स। एलेना पूर की मदद दिखाती है। फूड सप्लाई, वर्क फाइंड कराना। इस साल डेल और शार्लेट भी साथ हैं। अचानक एक रोता हुआ बॉय हेल्प मांगता है। उसकी माँ डेंजर में है। डेल इमीडिएटली सेंस करता है, ट्रैप। नाइट साथ नहीं, एली अनसेफ है। चाइल्ड एडल्ट्स को कांटेक्ट नहीं करता, सिर्फ शार्लेट को खींचता है। डेल सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करता है। रूफ पर थीव्स गिल्ड का आदमी। रियलाइजेशन हिट्स, ब्रैंडनबर्ग के मैन। क्राइंग किड सडनली माँ लाने भागता है। डिसअपियर, सस्पिशियस मैन निकल आते हैं। टारगेट शार्लेट। डेल ऑल स्मोक चाहता है। ग्रीन हेयर्ड स्लाइम बॉल धमकी देता है। डेल अपने वाव को दोहराता है, हाउस और हर्ट की सोल डॉटर की प्रोटेक्शन, खासकर इन वर्मिन से। लीडर उसकी चाइल्डिश चिवलरी पर हंसता है और खुद लेसन सिखाने आता है। शार्लेट सोर्ड के बिना डेंजर फील करती है। डेल अश्योर करता है, कंट्रोल में है। परफेक्ट चांस, टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट की न्यू टेक्निक टेस्ट करने का। फ्रंट से दो, पीछे से दो। असॉल्ट से पहले ही ब्लैक टेंड्रिल्स बॉडीज को रैप कर लेते हैं। थग्स स्लैश करते हैं, शैडोज कट करते हुए। डेल ऑब्जर्व करता है। लीडर कैच करता है और डॉज चिल्लाता है। शार्प ऑब्जर्वेशन, हाई रैंक शायद। वो डैश करते हैं, लेकिन जिसने स्लैश ट्राई किया वो रूथलेसली स्लॉटर हो जाता है। ये डेल की न्यूएस्ट टेक्निक है। सेकंड सर्कल के बाद पैरासिटिकल शैडोज। ये विक्टिम्स के आसपास स्पॉन होकर खुद मूव करते हैं, बॉडीज इन्वेड करते हैं और अंदर से खा जाते हैं। जो आदमी पकड़ा जाता है उसे लिटरली डिवावर कर लिया जाता है। उसकी सोल तब तक खींची जाती है जब तक वो पूरी तरह डार्क क्रीचर न बन जाए। ये चीज वुल्वरीन से 10 गुना ज्यादा डरावनी है और साइज हल्क जितना विशाल। सच कहूं तो मैं इन लोगों की जगह होता तो उसी पल नौकरी छोड़ देता। अनडेड मॉन्स्टर ब्रेकफास्ट के लिए भूखा है, जबकि उसके साथी हॉरर में जमे खड़े हैं। लीडर उन्हें सीधे मौत की तरफ भेज देता है, उस बीस्ट को मारने के लिए। आखिर सैक्सन का यंग मास्टर ही तो है, एक ब्लेड काफी होगी, राइट? वो डेल को कॉर्नर करने दौड़ता है। पिजन की तरह अजीब हरकतें करके डराने की कोशिश करता है। ब्रो खुद को नारुतो समझ रहा है और कुनाई फेंक देता है, जैसे वो अनस्टॉपेबल हो। डेल कैजुअली उन्हें ब्लॉक करता है और 12 गेज बकशॉट से उसे स्लाइम कर
देता है। अब वो लिटरली चीज स्लाइस बन चुका है, पूरे होल्स। शार्लेट देखती है कि हमारा बॉय इन एमेचर्स को पूरी तरह डॉग वॉक कर रहा है। उसका अनडेड पेट भी चारों तरफ हैवक मचा रहा है। वैसे अर्लियर अटैक थोड़ा एग्जैजरेशन था, थिक ऑरा की वजह से वो पूरा चीज स्लाइस नहीं बना। ड्यूड को अब भी लगता है कि उसके पास चांस है, इसलिए वो फिर चार्ज करता है। रिजल्ट इंस्टेंट किट कैट ट्रीटमेंट, गोजो सातोरू स्टाइल। डेल अपने नए पेट के पास जाता है जो एक ह्यूमन बॉडी को लिटरली डिवावर कर रहा है। वो शार्लेट से पूछता है कि वो ठीक तो है, एक थग बच गया है, बाकी सबके टुकड़े हो चुके हैं। शार्लेट की हालत देखते हुए भी डेल कैजुअली एक आइस बुलेट चलाता है और उस थग की टांग सीधी उड़ा देता है। ब्रो को अब व्हील चेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं। टेरिफाइड थग सब कुछ उगलने को तैयार हो जाता है, लेकिन डेल बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड है। वो उसके सिर में बुलेट डाल देता है, पूरी डिसरिगार्ड के साथ। इस पॉइंट पर ब्रो पूरी तरह ऑल अमेरिकन स्टाइल में चीजें हैंडल कर रहा है। यंग मास्टर समझाता है कि ये लोग उनके हाउस के एनिमीज हैं, टेरर इनैक्ट करने वाले। वो प्रॉमिस करता है कि शार्लेट को प्रोटेक्ट करेगा और पूछता है कि क्या वो डर रही है। शार्लेट मानती है कि वो स्कैर्ड है, लेकिन साथ ही खुश भी है कि डेल ने उसकी रक्षा के लिए इतनी जोरदार फाइट की। वाव लेने के बाद से वो कन्विंस्ड हो चुकी है। वो भी उसके हाउस को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जैसे उसने उसके लिए कसम खाई। शार्लेट और भी स्ट्रांग बनना चाहती है यंग मास्टर के लिए। उसके वर्ड्स डेल को स्पीचलेस कर देते हैं। असल वजह गहरी है, 44 साल पहले के डार्क फ्यूचर से जुड़ी हुई। हानसुंग शार्लेट के पिता के सामने खड़ा था जब उसकी मौत हुई थी। अब डेल पास्ट को करेक्ट करना चाहता है, उसे अपने पास रखकर। शार्लेट उसका हाथ थामती है, एक बॉन्ड बनता है, डेल की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा गहरा। इधर काउंट बर्गर पूरी तरह सीदिंग है फेलियर की खबर सुनकर। ड्यूक सैक्सन का लेटर उसे मिला है पर्सनल चिट चैट के लिए। वर्ड से साफ है कि ड्यूक उसकी स्कीम्स जानता है। डिवाइन सोर्ड की पोजीशन होने के बावजूद ब्रैंडनबर्ग इस इनविटेशन को रिफ्यूज नहीं कर सकता। डेज पास होते हैं और सीन कासल में शिफ्ट होता है। ब्रैंडनबर्ग यहाँ पहुंचता है, उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा वरीड है। ड्यूक सैक्सन उसे टॉन्ट करते हुए कैसल में वेलकम करता है। होली सोर्ड फेक सिंसेरिटी दिखाता है और कहता है कि यहाँ आना उसके लिए प्लेजर है, लेकिन शार्लेट और डेल को देखते ही वो अंदर से जल उठता है। होली नाइट किडनैपिंग अटेम्प्ट की बात छेड़ता है, हंसकर उसे जोक बना देता है और दावा करता है कि उसका नाम फॉल्सली अक्यूज किया गया है। उसके जवाब में इस ईरा का सबसे पावरफुल नेक्रोमैंसर शैडोज का पल्सिंग वेल छोड़ देता है। प्रेशर इतना ओवरवेलमिंग है कि होली नाइट और उसके लोग हिल जाते हैं। अपनी माइटी सोर्ड की वजह से वो खुद को बचा पाता है, लेकिन उसके मेन लिटरल डस्ट बनकर इवेपोरेट हो जाते हैं। सबसे ब्रूटल मौत। काउंट ब्रैंडनबर्ग टेरर में जम जाता है, समझ जाता है कि उसने अराउंड बहुत ज्यादा कर लिया। ड्यूक सैक्सन ने एडवांस्ड डार्क मैजिक स्पेल से एक्सपर्ट नाइट्स को वेपोराइज कर दिया था। होली सोर्ड फॉर्मेलिटीज छोड़कर मर्सी की भीख मांगता है। ड्यूक उसे नीज पर आने का आदेश देता है। ब्रैंडनबर्ग लॉजिक की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेल का पापा रॉयली पिस्ड है। वो फिर से आदेश देता है, नील नहीं तो अगला स्पेल। ड्यूक की इंटिमिडेटिंग पावर होली सोर्ड को घुटनों पर झुका देती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंचेगी। गुड बॉय बनकर वो नील करता है। ड्यूक कहता है ये पीस के लिए आखिरी चांस है। साथ ही वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर कभी हाउस सैक्सन के बच्चों को छुआ तो वो पर्सनली उसके पूरे हाउस को एरेडिकेट कर देगा। साइकोलॉजिकल बीट डाउन और ह्यूमिलिएशन के बाद ड्यूक उसे रेस्ट करने को कहता है। होली नाइट मना करता है, अर्जेंट मैटर्स हैं, और टेरिटोरी छोड़ देता है। ड्यूक फेयरवेल कहता है और पैथेटिक नाइट डिस्ग्रेसफुली निकल जाता है। डेल के चेहरे पर सबसे बड़ी स्माइल है। ब्रो को मजा आ रहा है, उसके पॉप्स ने इस बास्टर्ड का ईगो क्रश कर दिया। लेकिन यही मोमेंट एक बटरफ्लाई इफेक्ट बन जाता है। छोटी शुरुआत, फिर आग फैलेगी और सब जलेंगे। फ्यूचर में ओल्डर डेल को होली सोर्ड्समैन को हराना ही होगा। होली सोर्ड्समैन की ह्यूमिलिएशन की खबर पूरे वर्ल्ड को हिला देगी। तभी ड्यूक बॉडीज अनवेल करता है। डेल की फाइट में मरे हुए कॉर्प्सेस। सेफिया हॉरर में है, इतनी मर्सीलेस स्लॉटर, वो भी एक बच्चे द्वारा। बॉडीज होल्स से भरी हैं, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉयड। सेफिया के मन में डाउट आता है, कहीं उसने मॉन्स्टर तो नहीं बना दिया। नुआर ड्यूक समझता है कि उसके बेटे को सही गाइडेंस और विजडम चाहिए। इसी वजह से वो सेफिया को चीफ एडवाइजर अपॉइंट करता है। अब वो सिर्फ टीचर नहीं बल्कि हाउस सैक्सन की ऑफिशियल पिलर है। डेल की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि सोफिया उसे कितना मोल्ड कर पाती है। ड्यूक खुद मानता है कि वो अपने बेटे को परफेक्टली नर्चर नहीं कर सकता। ग्रेटर पोटेंशियल तक पहुंचना सोफिया की मदद से ही संभव है। सोफिया अपनी भूमिका समझती है और तय करती है कि वो डेल की नजर से दुनिया को समझेगी ताकि सही डायरेक्शन दे सके। टाइम पास होता है और यंग मास्टर 10 साल का हो जाता है। इस साल सेलिब्रेशन अलग है। एम्परर्स कोर्ट के नोटवर्दी
नोबल्स भी आए हैं। सबसे प्रॉपर गेस्ट है मार्क उरुस, जिसे डेल में खास इंटरेस्ट है। थोड़ा पीछे चलते हैं। नोबल्स हाउस सैक्सन की होस्टिंग से इम्प्रेस्ड हैं। कैपिटल के सबसे पावरफुल नोबल्स एम्परर फैक्शन से हैं। ये वही लोग हैं जो एम्पायर के बड़े फैसले इन्फ्लुएंस करते हैं। डेल को साफ समझ आ जाता है कि ये लोग उसके बर्थडे पर क्यों आए हैं, हाउस सैक्सन को वार्न करने। रॉयल फैमिली का सटल मैसेज हम देख रहे हैं और काउंट ब्रैंडनबर्ग वाली घटना इग्नोर नहीं होगी। डेल के सामने खड़ा आदमी मारिस उरुस असल में मैसेंजर है। सीक्रेट मिशन का लीड वही कर रहा है। लॉर्ड क्रिम्सन रेड टावर का मास्टर, डोमिनेटिंग पावर के लिए जाना जाता है। टावर की फिलॉसफी है सब पर जोर से रूल करना, इसलिए वो रूथलेस और एम्बिशियस हैं। पास्ट लाइफ में हानुंग को रेड टावर के मेजर्स ने टॉर्चर किया था। मारिस उरुस प्रोडिजी डेल को ग्रीट करता है और 8,000 ऑर्क्स वाली एग्जैजरेटेड रूमर्स का जिक्र करता है। डेल मुस्कुराकर कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करता है और मार्की को इवनिंग एंजॉय करने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर फ्रेश एयर लेने चला जाता है। हमेशा की तरह ब्रो एस क्लास इंट्रोवर्ट है, लोगों के बीच रहना पसंद नहीं। इस समय उसे सेलिब्रेशन से ज्यादा ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है। ऊपर से बर्थडे पर आइडेंटिटी एक्सपोज होने का रिस्क, खासकर जब क्वेश्चनेबल नोबल्स पहले से उस पर नजर रखे हुए हैं। अचानक यंग मास्टर एक औरत की चीख सुनता है, साथ ही एक आदमी की आवाज जो एक मेड का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बिना एक पल गंवाए वो दौड़ पड़ता है यह देखने की हुआ क्या है। वहां पहुंचते ही सच सामने आता है। हाउस सैक्सन की एक बेचारी मेड पर एक मोटा हमला कर रहा है, जिसे अपने हाथों पर जरा भी काबू नहीं। वो स्कमबैग चाकू निकालकर उसे जान से मारने की धमकी तक दे देता है। आसपास कोई मदद नहीं, सब पार्टी में मस्त हैं। डेल ठीक वक्त पर पहुंचता है और उस क्रीप को रंगे हाथ पकड़ लेता है। यंग मास्टर की अचानक मौजूदगी उस लाल बालों वाले मोटे आदमी को दहशत में डाल देती है। डेल आगे बढ़ता है और वो घटिया नोबल बेशर्मी से ड्यूक के बेटे को लर्निंग एक्सपीरियंस देने के वो मेड को डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल बनाकर दिखाना चाहता है कि ग्रोन अप्स प्यार कैसे करते हैं। डेल पूरी तरह भड़क जाता है, उंगली उठाकर मेड को भरोसा दिलाता है कि वो जल्द इस मुसीबत से बाहर होगी। वो अपना मैजिक सर्कल माना से चार्ज करता है। डेल जानता है कि इस दुनिया में स्ट्रिक्ट हायरार्की है, जहां उस पर हमला करने की कल्पना भी नहीं की जाती। फिर भी वो आइस बुलेट चलाता है, जो नोबल के चेहरे के पास से निकलती है उसे इतना डरा देती है कि वो सीधे अपनी टांगों पर गिर जाता है। हायरार्की के बावजूद डेल अपने मॉरल्स नहीं छोड़ता। एम्परर के लिए काम करने वाले नोबल के चेहरे पर स्क्रैच छोड़कर उसने असल में उस पर हमला ही किया है। नोबल डेल के रेकलेस एक्शन पर चिल्लाता है, लेकिन डेल अब पिग से बहस नहीं करने वाला। ठीक उसी जानवर की तरह वो उसे नीज पर जाने का आदेश देता है। नोबल मना करता है तो डेल फिर दहाड़ता है, लाइक फादर लाइक सन। डेल उसे ह्यूमिलिएशन में डाल देता है। नीज पर बैठकर मेड से माफी मांगने को कहता है। स्कमबैग शॉक्ड है और याद दिलाता है कि वो एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव है। वो मेड को लो बॉर्न कहकर इंसल्ट करता है और दावा करता है कि उसका नील करना एम्परर का अपमान होगा। डेल उसे कॉर्नर करता है और सार्कास्टिकली पूछता है, क्या एम्परर को भी कोर्ट रूम में औरतों से छेड़छाड़ पसंद है? ये इंसल्ट इतनी भारी होती है कि नोबल चीख पड़ता है। तभी ड्यूक और बाकी नोबल्स आ जाते हैं। लॉर्ड क्रिम्सन तमाशा देखकर मजे लेता है और कमेंट्री करता है, सिर्फ ड्यूक को इरिटेट करने के लिए। डेल का पिता गुस्से में दहाड़ता है। यंग मास्टर साफ कहता है, इस आदमी ने हाउस सैक्सन की मेड पर हमला किया। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि उसका पिता भी शुरुआत में नोबल का पक्ष लेता है, रॉयल रिस्पेक्ट निभाने के लिए। डेल फिर भी उस स्नॉटी नोबल को नीचे रहने की धमकी देता है। वो अपने पिता के आदेश की परवाह नहीं करता और ड्यूक के सामने खड़ा होकर बोलता है। वो कहता है, रॉयल कोर्ट से आए गेस्ट्स को इंटेग्रिटी के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन इस लाल बालों वाले क्रीप ने मेड पर हमला करके हाउस सैक्सन का अपमान किया है, इसलिए वो इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। ये सुनकर लॉर्ड क्रिम्सन चुप्पी तोड़ता है। हैरानी की बात, वो यंग मास्टर का साथ देता है और कहता है कि लो बॉर्न मेड पर हमला करना शर्मनाक है। पनिशमेंट के तौर पर मर्केउस आग जलाता है और उसे जिंदा जलाने की घोषणा करता है। हेल्पलेस इंसेक्ट भागने की कोशिश करता है, मर्सी की भीख मांगता है, लेकिन रेड टावर का मास्टर रूथलेस है। उसकी फ्लेम्स किसी को नहीं छोड़ती। आग प्रो तक पहुंचती है, उसका शरीर जलता है। वो एगनी में चिल्लाता है। नोबल राख में बदल जाता है। यूरस बॉय की तारीफ करता है। सच बोलना ही रॉयल फैमिली के मोल्स को साफ करने का तरीका है। लॉर्ड क्रिम्सन डेल के फ्यूचर को लेकर खासा इंटरेस्टेड दिखता है और यही बताता है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है। समय के साथ हंगामा शांत होता है। रॉयल कोर्ट के नोबल्स हाउस सैक्सन छोड़ देते हैं। टाइम पास होता है और आखिरकार ईव यंग मास्टर को नींद से जगाने आती है। डेल उसे मदद के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन ईव घबराई हुई है, चेहरे पर उदासी साफ। डेल पूछता है, क्या हुआ? मेड उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देती है, कहती है कि उसे सर्व करने पर गर्व है, लेकिन वो बस यही नहीं कहना चाहती। डेल उसके चेहरे से समझ जाता है वो कुछ छुपा रही है। दो दुनियाओं का एक्सपीरियंस रखने वाला ये बॉय जानता है जब कोई दिल में बात दबाए बैठा हो
डेल कैजुअली उसे थैंक्स करता है, ये याद करते हुए कि फैमिली का एल्डेस्ट सन होने के नाते उसे इंटेग्रिटी के साथ एक्ट करना होगा जब तक कि ये एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के उसके गोल्स को सर्व करता रहे। इसी बीच उसके फादर ने उसे तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया। ड्यूक को डेल के हालिया बिहेवियर को लेकर अजीब सा फीलिंग आ रहा है और वो बॉय के डिसीजंस पर सवाल उठा रहा है। सिचुएशन को समझने के लिए डेल सीधे पूछता है, क्या बात है? तभी डेल एक चिलिंग फन फैक्ट सामने रखता है। वो बताता है कि दूसरे वर्ल्ड से आया हीरो बारडेल के साथ ही मारा गया था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अगला हीरो हाउस सैक्सन से ही पैदा होता। ये बात उसके फादर को जोर का झटका देती है और वो इस क्लेम को डिनाई कर देता है, लेकिन डेल पूरी कन्विक्शन के साथ आगे बोलता है। उसने एम्पायर की स्कीम अपने प्रीवियस लाइफ में खुद सुनी थी। एम्पायर ने जानबूझकर हीरो हानुम को बैक स्टैब किया, क्योंकि अगर वो ऑपोजिट साइड चला जाता तो वो उनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता। डीमन किंग को हराकर वर्ल्ड में पीस लाने के बावजूद एम्पायर ने उसके डोमेन को खत्म नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने उसे अपने पर्सनल टेरिटोरी की तरह कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। एलिमिनेशन के बजाय एक्सप्लॉयटेशन चुना गया। इतना ही नहीं, एम्पायर ने सैक्सन डची की कैवलरी से सैक्रिफाइसेस तक मांगे और उस कर्स्ड लैंड को ड्यूक को सौंप दिया, लेकिन उस जमीन का ईविल कभी क्लेंस नहीं हुआ। यही वजह है कि हाउस सैक्सन की वरीज कभी खत्म नहीं होंगी। ऊपर से हाउस की रेपुटेशन भी डार्क परसेप्शन में डूबी हुई है। लोग उन्हें हाउस ऑफ डार्कनेस कहते हैं। डेल आगे कहता है, एम्पायर ने अपने ही हीरो को अबैंडन कर दिया और इवेंचुअली वो हाउस सैक्सन के खिलाफ भी एक्ट करेगा। ये सडन कन्फेशन उसके फादर को हिला देता है। डेल साफ करता है कि ये डिडक्शंस हैं, लेकिन असल में वो उस सच से बोल रहा है जिसे उसने खुद जिया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा है कि हीरो डिवाइन सोर्ड से लड़ते हुए मरा। ड्यूक हैरान रह जाता है, क्योंकि हीरो की मौत की सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है। डेल अपनी थ्योरी आगे बढ़ाता है, अगर वो सही है तो एम्पायर फ्यूचर में हाउस सैक्सन को भी करने वाला है। ये एक ऑप्रेसिंग फोर्स है जो धीरे धीरे वीक नेशंस को निगल जाती है। एक 10 ईयर ओल्ड के ऐसे शब्द ड्यूक को स्पीचलेस कर देते हैं। विजडम तलाशते हुए ड्यूक अपने बेटे से पूछता है, नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए? डेल बिना हेजिटेशन एक बात कहता है, एम्पायर के साथ को एग्जिस्ट या कोऑपरेशन कभी पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल कंक्लूजन सिर्फ एक है, एम्पायर को एनाहिलेट करो इससे पहले कि वो हाउस सैक्सन को एनाहिलेट करे। ये बॉम्बशेल ड्यूक ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने प्रोवोकेटिव वर्ड्स सुनकर ड्यूक का टोन सीरियस हो जाता है। वो पूछता है, क्या तुम अपने सजेशन का वेट समझते हो? डेल कामली जवाब देता है। वो इमीडिएट रिबेलियन की बात नहीं कर रहा, वो 10 साल आगे का स्कोप देख रहा है। रेजिस्टेंस ग्रुप्स ऑलरेडी एम्पायर के लिए अलार्मिंग हैं। वैसल्स जैसे ड्यूक खुद बैकस्टैब से डरते हैं। इकोनॉमी करप्ट हो रही है, बैंडिट्स बढ़ रहे हैं। 10 साल में इनफ फोर्सेस होंगी जो हाउस सैक्सन के साथ एलाई करेंगी, तब कंबाइंड एफर्ट से एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डेल ने घंटों तक अपने प्लान का हर इंच एक्सप्लेन किया, सूरज ढलने तक। आखिर में उसने नोआर ड्यूक से पूछा, आप क्या सोचते हैं? पहले ड्यूक बिल्कुल चुप रहा, फिर अचानक वो हंस पड़ा, एकदम फ्री, खुलकर। वो मान लेता है कि उसे अपने बेटे पर गर्व है। डेल वो पर्सपेक्टिव्स देख पा रहा है जो वो खुद नहीं देख सका। ड्यूक तय करता है कि वो डेल को सिर्फ बेटे की तरह नहीं देखेगा, वो उसे ऑफिशियली अपना ट्रू एयर घोषित करता है। वो वही इंसान होगा जो एक दिन हाउस सैक्सन को लीड करेगा। डेल भी अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड है। उसने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी। अब हाउस को अपनी विल से मैनिपुलेट करने का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ड्यूक उसे फुल परमिशन देता है, कुछ भी कहने और फैमिली डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने की। डेल जानता है कि अब वो अपने पॉप्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है। उसका पहला ऑर्डर नहीं बल्कि एक रिक्वेस्ट है, नेक्रोपोलिस में टावर ट्रायल लेने की। और ये कोई आसान ट्रायल नहीं है, ये वही गेम है जो मेजेस की रैंक तय करता है। मैजिक टावर के गार्डियंस के सामने हायर लेवल गार्डियंस को हराने से रैंक और ऊपर जाती है, और अंत में कोई टावर एल्डर का रैंक भी हासिल कर सकता है। जो लोग बिल्कुल टॉप तक पहुंचते हैं उन्हें मैजिक टावर मास्टर का टाइटल दिया जाता है। ड्यूक इस डिसीजन से सहमत है, लेकिन उसे अपने बेटे की जान की चिंता है। टावर किसी के लिए भी खतरनाक है, खासकर तब जब डेल ने अभी तक थर्ड सर्कल पूरा नहीं किया है। लेकिन बॉय पूरे कन्विक्शन के साथ कहता है कि वो जल्द ही थर्ड सर्कल टॉपल कर देगा। नॉर्मली थर्ड सर्कल किसी मेज को उसके 20s में ही मिलती है। जीनियस प्रोडिजी के लिए भी ये आसान नहीं होता। फिर भी डेल इस डिसीजन पर अड़ा हुआ है। हाउस सैक्सन के लिए उसका पहला गोल है टावर ट्रायल कॉन्कर करना और दुनिया के सामने अपनी ताकत प्रूव करना। इस तरह कोई भी थ्रोन के एयर के रूप में डेल की अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठा पाएगा। ड्यूक समझ जाता है कि उसका बेटा कितना कनिंग है और वर्ल्ड के सामने स्टनिंग रेपुटेशन बनाना चाहता है। स्माइलिंग करते हुए ड्यूक डेल को उसके जजमेंट पर भरोसा सौंप देता है। डेल के चेहरे पर खुशी छलक उठती है। कुछ दिनों बाद हम सिटी ऑफ डेथ पहुंचते हैं। एस्कॉर्ट के साथ ड्यूक ऑफ सैक्सन कैरेज से उतरता है और सब रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। उसके साथ उसका मिनी वर्जन डेल भी है, जो समझ रहा है कि ये चैलेंज उसकी अच्छी खासी पिटाई करने वाला है। यहाँ लोग पहले से ड्यूक के बेटे की तारीफों के गीत गा रहे हैं, एम्पायर का अनमैच्ड पोटेंशियल। वहीं कुछ लोग बड़बड़ा रहे हैं, बॉय की कैपेबिलिटी पर शक करते हुए। वो डेल की ताकत को जोक कहते हैं, मानने को तैयार नहीं कि ये बच्चा कैवल
कैवलरी नाइट्स के लेवल का हो सकता है। अकेडमी ग्रेजुएट वेलिक खुद को टफ समझता है और ट्रायल का फेवरेट मानता है। ड्यूक और डेल का स्वागत एरिस करती है, टावर की एल्डर और ऑफिशियल एस्कॉर्ट। नुआर ड्यूक की एब्सेंस में वही एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। डेल के फादर बताते हैं कि ट्रायल के दौरान वही उसकी देखरेख करेगी। डेल एरिस के साथ चलता है और जानता है कि उसके साथ 59 और अकेडमी ग्रेजुएट्स भी ट्रायल देने वाले हैं। अरीना अनवेल होती है। सामने विशाल कॉलिसियम है जहां इंप्रेसिव कैंडिडेट्स खड़े हैं। एरिस फॉर्मली कंटेस्टेंट्स को ग्रीट करती है। होस्ट होने के नाते वो ट्रायल के फर्स्ट ईयर के रूल्स एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले लाइफ नेकलेस का पर्पस बताया जाता है। ट्रायल बैटल रॉयल फॉर्मेट में होगा जहां लाइफ पॉइंट्स विनर्स और लूजर्स तय करेंगे। नेकलेस वेरर को स्पेल की ट्रू डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अगर ओपोनेंट की स्पेल प्रॉपरली हिट करती है तो नेकलेस का शील्ड एक्टिवेट होगा और कैंडिडेट एलिमिनेट माना जाएगा। मतलब एक क्लीन हिट और ओपोनेंट बाहर। सक्सेसफुल अटैकर को अपनी नेकलेस पर 1 पॉइंट मिलेगा। जिनके पास 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टावर के नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे। आखिर में एक अहम रूल, आर्टिफैक्ट्स अलाउड नहीं है। इसका मतलब डेल अपनी ऑल पावरफुल क्लोक से चीट नहीं कर सकता। डेल रूल्स पर सोचता है और समझ जाता है। फर्स्ट राउंड में ट्रैश कंटेस्टेंट्स हटाने का ये सबसे आसान तरीका है। उसकी नजर बगल में खड़े कैंडिडेट्स पर जाती है जो उसे 10 साल की उम्र में 3rd सर्कल हासिल करने वाला मॉन्स्टर कह रहे हैं। उन्होंने पहले ही यंग मास्टर को टारगेट करने का फैसला कर लिया है। कुछ तो मजाक उड़ाते हैं, क्या टूर्नामेंट में बच्चे को अब्यूज करना अलाउड है? सेम टूर्नामेंट के कॉम्पिटिटर्स होने के नाते उन्हें उसे एलिमिनेट करना ही होगा। डेल बस मुस्कुराता है। ब्रो सारे स्मोक के लिए रेडी है। ट्रायल शुरू होते ही डेल के सबसे करीब खड़े कैंडिडेट्स तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। एक कैंडिडेट डार्क स्पेल से कॉर्प्स रेजरेक्ट करता है, दूसरे भी वही करते हैं। सब कॉर्प्सेस से अटैक कर रहे हैं। पूरा प्लेटून यंग मास्टर पर जंप कर देता है। डेल पहला स्ट्राइक कामली अवेट करता है। एक ज़ॉम्बी तलवार से उस पर वार करता है। शॉकिंगली अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है थैंक्स टू डेल के खुद के कॉन्जर्ड अनडेड के। और खास बात, इस अनडेड के पास आइकॉनिक वुल्वरीन क्लॉज भी हैं। ये क्रीचर बाकी सबसे बड़ा और ज्यादा फेरोशियस है। इस अनडेड की ऑरा वाटर एट्रीब्यूट इमिट करती है जो आसपास के मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देती है। और इसी पल इन लूजर्स को रियलाइजेशन होती है वो किसी साधारण मेज से नहीं बल्कि एक ड्यूअल एलिमेंटल मेज से भिड़ गए हैं। डेल का मॉन्स्टर जमे हुए अनडेड सोल्जर पर झपटता है और उसे चीर देता है। तभी एक ओपोनेंट ब्लाइंड स्पॉट से डेल को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन डेल का अनडेड तुरंत आगे आकर डैमेज ब्लॉक कर लेता है। उसकी पीठ पर बनी आइस आर्मर की वजह से कोई नुकसान नहीं होता। पलटवार में डेल का सोल्जर एक और मॉन्स्टर को क्लीन हिट से उड़ा देता है। वही लूजर जो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अब चिल्लाने लगता है कि डेल वाटर एलिमेंट यूज करके चीट कर रहा है। सो कॉल्ड टॉप ग्रेजुएट चिल्लाता है कि इस कंपटीशन में सिर्फ नेक्रोमैंसी मैजिक अलाउड है। डेल पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, रूल बुक में कहीं नहीं लिखा कि वो अपने मॉन्स्टर्स को दूसरे मैजिक टाइप से स्ट्रेंथन नहीं कर सकता। अब तक किसी ने उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया, मतलब एरिस ने वाटर एट्रीब्यूट की अनुमति दी है। लॉजिक में फंसकर लूजर्स अपने तीनों सोल्जर्स एक साथ डेल पर छोड़ देते हैं, होपिंग कि नंबर्स से उसे ओवरवेल्म कर देंगे। प्रॉब्लम यह है कि डेल यहाँ आर्टिफैक्ट यूज नहीं कर सकता। ज़ॉम्बीज उसे चीरने ही वाले हैं कि डेल अपना आखिरी तरीका चुनता है। वो खुद बैटल में कूदता है और तीनों ज़ॉम्बीज को डैश करके पार कर जाता है। फिर एक को सोर्ड से टारगेट करता है, उसके पहले अटैक को डॉज करता है। ब्लेड पिन होते ही डेल डार्क मैजिक से पंच रीइंफोर्स करता है और क्रीचर की आर्म पर जोरदार मुक्का मारता है। इससे सोर्ड फ्री हो जाती है और डेल क्रीचर को टुकड़ों में काट देता है। लूजर्स शॉक में हैं। एक ब्रैट टावरिंग जायंट्स को ऐसे काट रहा है जैसे कुछ भी ना हो। डेल बोन सोर्ड को भी रीइंफोर्स करता है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अपग्रेडेड वेपन के साथ वो अगले टारगेट पर जाता है। अनडेड सोल्जर जमीन पर स्मैश करता है, लेकिन डेल बच निकलता है और ऊपर से एरियल डिसेंट करता है। पूरा जोर लगाकर डेल उस लूजर के चेहरे का हाल देखने लायक है जिसके सोल्जर्स वाइप आउट हो चुके हैं। सोल्जर्स गिरते ही डेल कैंडिडेट्स तक डैश करता है और सब पर क्लीन हिट्स ले लेता है। आखिर में सिर्फ ब्लॉन्ड पंक बचता है, एक बच्चे से कॉर्नर्ड जो ड्यूअल मेज भी है और केपेबल सोर्ड्समैन भी। डेल मजे लेते हुए सोर्ड उठाता है, स्टैबिंग से बस पल भर दूर। पंक गिड़गिड़ाने लगता है, स्पेयर मी, लेकिन डेल को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रायल में वो बिना सच में मारे भी एलिमिनेट कर सकता है। सोर्ड उसके सिर पर पड़ती है और सिर सूज जाता है। अरीना क्लियर। डेल अकेले 60 लाइफ पॉइंट्स हासिल करता है। ऑडियंस की तरफ देखते हुए वो चाहता है कि सब उसकी डोमिनेशन देखें। सेकंड फ्लोर का टास्क है गार्डियन क्रीचर्स फ्लैश गोलम्स को हराना। ये बेहद नास्टी हैं, ड्यूरेबल बिल्ड के साथ कंटेस्टेंट्स पर टावरिंग करते हैं। नॉर्मली यहाँ सर्वाइवर्स को ऑपरेट करते हैं बॉस को हराने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है डेल ने सबको एलिमिनेट कर दिया। अब 1-on-1 है गॉरलॉक द डिस्ट्रॉयर के साथ। फर्स्ट स्टेज से अलग यहाँ डेल ओपनली हर तरह की मैजिक यूज कर सकता है। आर्टिफैक्ट्स अब भी अलाउड नहीं है, लेकिन उनकी जरूरत भी नहीं। गोलम अरीना स्मैश करने वाला है। डेल 3rd सर्कल
की लिमिट्स टेस्ट करना चाहता है। एक पंच अरीना ऑब्लिटरेट कर देता है और अगली गोलम स्मर्क करता है विक्ट्री समझकर। तभी हॉरर रियलाइजेशन, उसके हाथ पर्पलिश फ्लेम्स से जल रहे हैं। गोलम कंफ्यूज्ड है और 10-year-old डेल अपनी न्यूएस्ट एबिलिटी अनलीश करता है, एक्सेलरेटेड डिके। ड्यूक और एरिस दोनों चौंक जाते हैं। डेल चाहता तो आर्म डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन उसने रॉट चुना। डेल सोचता है हीरो हानुंग के समय उसकी मेन स्ट्रैटेजी थी बायोकेमिकल वॉरफेयर। समय के साथ क्रीचर वेस्टेड रिमेन्स के पूल में बदल जाता है। सिंपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही गोलम खत्म। यही बायोकेमिकल वॉरफेयर अब उसके ब्लैक मैजिक आर्सेनल का कोर है। डेल एग्जाम में ब्लिट्स करता है, सारे 10 टीयर्स क्लियर करता है और नया रिकॉर्ड सेट करता है। इसके बाद डेल को 11th ट्रायल तक 4 दिन का रेस्ट दिया जाता है। उसके अलावा कैंडिडेट जो बाकी लूजर्स कंपटीशन में एंटर हुए थे, उन्हें रीट्रायल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। कुल 59 कैंडिडेट्स को दोबारा मौका मिलता है ताकि वे अपनी जगह वापस अर्न कर सकें। उसी रात डेल फाउंटेन के पास खड़ा होता है। तभी अचानक उसकी टीचर सोफिया सामने आती है और उसे शानदार परफॉर्मेंस के लिए कंग्रेचुलेट करती है। डेल अपनी सक्सेस का क्रेडिट पूरी तरह उसे देता है, एक ऐसी बात जो सोफिया को बेहद प्राउड महसूस कराती है। लेकिन भाई, इस बच्चे के पास तो टाइटेनियम ट्रकलोड बॉल्स हैं। ये लड़का अपनी ही टीचर को डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। एल्फ एक पल के लिए उसकी रीज से हिल जाती है। असल में डेल बस सिटी फेस्टिवल में उसके साथ जाना चाहता था। सोफिया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और डेल अंदर ही अंदर खुशी से उछल पड़ता है। उसके पूछने के तरीके से सोफिया के चीक्स हल्के गुलाबी हो जाते हैं और वो सोचने लगती है, क्या इस बच्चे को सच में पता भी है कि डेट होती क्या है? हकीकत में डेल अपने मन ही मन हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने उसकी हेड पूरी तरह मेस कर दी है। कट करते हैं सिटी ऑफ द डेड के फेस्टिवल पर। सेफिया और डेल साथ चलते हैं। यंग मास्टर इतना खतरनाक ट्रायल देने के बाद भी बिल्कुल ठीक दिख रहा है। वो उन 3 दिनों के रेस्ट को भी एंजॉय कर रहा है। कुछ देर खामोशी में चलने के बाद दोनों खूबसूरत फुल मून को देखते हैं। जापानीज कल्चर में मून को ब्यूटीफुल कहना इनडायरेक्ट तौर पर आई लव यू कहने जैसा माना जाता है। एनीवे, डेल अपनी टीचर से बात शुरू करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस होती है। वो हमेशा उसके साथ सेफ फील करता आया है। वो इकलौती इंसान है जिसने शुरुआत से उस पर भरोसा किया। उसके दिल का एक हिस्सा उसके और करीब आने की चाह भी रखने लगा है। ये डायरेक्शन सच में अनएक्सपेक्टेड हो रही है। थर्ड सर्कल को ब्रेक करने से पहले डेल ने अपनी टीचर की गाइडेंस पर भरोसा करके अपने इनर वर्ल्ड का सामना किया था। सेकंड सर्कल की माना ओवरफ्लो लिमिट को पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। माना रैम्पेज के दर्द को झेले बिना थर्ड सर्कल की पावर मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन वही पेन डेल के लिए सबसे बड़ी हर्डल बन गया। उसे हमेशा बिट्रेयल की जलन याद रहती थी और फिर अचानक वो खुद को एक फ्रोजन व्हाइट खाली स्पेस में पाता है। मेडिटेशन में हंसुंग अपने ट्रू इनर वर्ल्ड का सामना कर रहा था, एक ऐसा वर्ल्ड जो हमेशा हॉलो रहा, जहां कोई मदद नहीं कर सकता था। सेफिया पहली इंसान थी जो उससे इस गहराई तक कनेक्ट कर पाई। डेल अपने मन में उसे लिटरली द लाइट ऑफ हिज वर्ल्ड कहता है। 10-year-old रिज यहाँ फुल पावर में है। किसी न किसी तरह एल्फ इसे स्टूडेंट का अफेक्शन मान लेती है और उसे एम्ब्रेस करती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच का प्यार समझकर वो उसकी फीलिंग्स को उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। फनी बात यह है कि डेल अंदर ही अंदर अपनी सेकंड लाइफ के चीट कोड्स को एंजॉय कर रहा होता है। डेज पास होते हैं और रेस्ट पीरियड खत्म हो जाता है। 11th ट्रायल के दिन डेल हांफता हुआ अरीना में पहुंचता है। हिलेरियस बात यह है कि वो सच में उसे रोमांटिक वे में लव करता है और ये बात उसे इरिटेट करती है कि सोफिया ने इसे चाइल्डिश कन्फेशन समझ लिया। डेल अपने इमोशंस को साइड में रखकर ट्रायल पर फोकस करता है। इस बार ये 1-on-1 मैच है। उसका ओपोनेंट है एल्बर्ट रोजनहाइम, एक प्रॉपर थर्ड सर्कल मेज, और वो किसी बच्चे के लिए हाथ हल्का नहीं करने वाला। इस स्टेज की सबसे बड़ी बात, आर्टिफैक्ट्स अलाउड हैं और मेज स्ट्रैटेजीज भी। नेकलेस अब सेफ्टी गारंटी नहीं देगी, रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं। डेल अब किसी को भी कर्ब स्टॉर्म करने के मूड में है। ड्यूअल शुरू होते ही एल्बर्ट पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन डेटोनेट कर देता है, याद दिलाते हुए कि वो बाकी एमेचर्स जैसा नहीं है। उसका अगला अटैक है डार्क एरो, जो फेट फ्रैंचाइज के गिलगमेश की गेट ऑफ बैबिलोन जैसा लगता है। डेल बिल्कुल अनस्केथ्ड रहता है थैंक्स टू उसकी फैंसी क्लोक, लेकिन एरोज असली प्रॉब्लम बन सकती हैं। उन एरोज को एक्सप्लोसिव स्कैटर बॉम्ब्स की तरह गिराता है और पूरा अरीना एविसिरेट होने लगता है। इसी बीच डेल सारे अटैक्स को डॉज करते हुए पीछे छलांग लगाता है, इतना डिस्टेंस बना लेता है कि कोई डायरेक्ट डैमेज ना हो। असली बात यह है कि ड्यूअल शुरू होते ही एल्बर्ट ने पहला अटैक करके रूल्स का साफ वायोलेशन किया था, लेकिन एरिस या किसी भी जज ने इंटरवीन नहीं किया। इसका मतलब साफ था, ये लोग सच में यंग मास्टर की स्ट्रेंथ देखना चाहते थे। यही वजह है कि डेल इन मेजेस से इतनी नफरत करता है। एल्बर्ट पूरा कंट्रोल एंजॉय कर रहा था, खुद को संग जिन वू समझते हुए अनडेड समन करने लगा। ब्रो एजी मोनोलॉग दे रहा था, जैसे बारू बुला लिया हो। इवन डेल को ये सुनकर क्रिंज आ रही थी। लेकिन मजाक अलग, ये आदमी वीक नहीं था, उसके सोल्जर्स तेज थे। डेल को चारों तरफ से कॉर्नर
कॉर्नर कर रहे थे। तीसरे दर्जे का क्रिंज एनिमे विलन बनकर एल्बर्ट डेल को लगातार डॉज करने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन डेल ने सही मोमेंट पर स्पेल यूज किया और एक साथ तीनों अनडेड सोल्जर्स को नॉकडाउन कर दिया। एल्बर्ट अनइम्प्रेस्ड रहा और डेल को ट्रैश कहकर मॉक करने लगा। तभी रिवील हुआ कि उसने अपने ज़ॉम्बीज में पहले से एक सीक्रेट ट्रैप डाल रखा था, डेथ एक्सप्लोजन। वही सोल्जर्स पर्पल फोर्स में ब्लास्ट हो गए और डेल हवा में उछल गया। ये ग्रोन एस आदमी खुलेआम 10-year-old बच्चे पर जीत अनाउंस कर रहा था। तभी उसकी स्मग एक्सप्रेशन फ्रीज हो गई। डेल गायब हो चुका था, सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, एल्बर्ट को पैथेटिक कहते हुए। एक बच्चे के खिलाफ चीटिंग करने पर एल्बर्ट घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी डेल शैडोज से निकलकर पीछे प्रकट होता है, उसकी कंफ्यूज्ड हालत पर कमेंट करता है। डेल उसकी स्नीक अटैक की तारीफ भी करता है, बताते हुए कि उसने रेथ ट्रांसफॉर्मेशन से एस्केप किया था। फिर कामली डिक्लेयर करता है कि ऐसी गंदी चालें उसे हरा नहीं सकती। उसी पल एल्बर्ट शैडो वाइन्स में जकड़ चुका था। वो वाइन्स डेल की परमिशन के लिए तड़प रही थीं, फ्लैश डिवावर करने को। डेल मुस्कुराता है और परमिशन देता है। डार्क एंटिटी विशाल दांतों के साथ मैनिफेस्ट होती है। स्पेक्टेटर्स हॉरर में जम जाते हैं जब वो क्रीचर एल्बर्ट को वाइन्स में जकड़कर बेरहमी से नोचता है। एल्बर्ट मर्सी के लिए गिड़गिड़ाता है। डिफीट स्वीकार करने पर उसे छोड़ा जाता है और अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। ड्यूएल ऑफिशियली खत्म। डेल विनर घोषित होता है। वो अरीना से बाहर निकलता है, अगला ओपोनेंट देखने के लिए क्यूरियस। लेकिन बाकी कंपेटिटर्स इतने टेरिफाइड हो चुके थे कि उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया। राउंड 3 के बाद डेल को बिना लड़े फ्री विक्ट्रीज मिलने लगी। कोई भी उससे भिड़ने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक आखिरी फाइट बाकी रह गई अभी। ट्रायल के दौरान डेल ने अपने तीनों मैजिक सर्कल्स पर मास्टरी हासिल कर ली। टियर 20 पर आखिरकार उसे एक वर्दी ओपोनेंट मिला, हेडलेस नाइट। ये अनडेड टावर के एल्डर्स में से एक की क्रिएशन था। ऑरा इतना भारी कि कहा जा रहा था ये ओपोनेंट यंग मास्टर भी नहीं हरा सकता। डेल सरप्राइजेस और प्लॉट ट्विस्ट्स पसंद करता है। वो शांति से इंतजार करता है। उसकी डार्कनेस कंट्रोल इतना ओवरवेलमिंग था कि पूरा अरीना कांप उठा। हेडलेस नाइट जो उसे चैलेंज करने आया था, अचानक घुटनों पर बैठ गया और अपने नए मास्टर की सेवा स्वीकार कर ली। लेकिन यहीं सब खत्म नहीं हुआ। नाइट अपने इनर वर्ल्ड के गिल्ट से टूट चुका था। अचानक उसकी चेस्ट में तलवार घुसती है और वो खुद अपनी लाइफ एंड कर लेता है। फाइट वहीं खत्म। वो अपने पुराने मास्टर को बिट्रे नहीं कर पाया, इसलिए खुद को मिटा दिया। डेल इस सीन को एंजॉय करता रह गया, आसपास के रिएक्शंस भूलते हुए। लोग स्टन्ड थे। किसी ने कभी डार्कनेस क्रीचर को ऐसा बिहेव करते नहीं देखा था। ये क्लियर प्रूफ था कि ये 10-year-old लड़का टावर एल्डर के बराबर स्ट्रेंथ रखता है। प्राइड के साथ डेल आगे बढ़ता है। पीछे लोग सोचते रह जाते हैं अब उसका अगला कदम क्या होगा। अगर वो यहाँ से वापस जाता है तो आगे असेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन यंग मास्टर का इरादा टावर के एंड तक जाने का बिल्कुल नहीं था। डेल अपना पर्पस पहले ही अचीव कर चुका था। अगर वो इससे आगे जाता तो उसकी लाइफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के सामने खतरे में पड़ जाती। इसी के साथ ट्रायल ऑफिशियली कंक्लूड हो गया। बाहर निकलते समय ड्यूक सैक्सन और उसका बेटा लोगों के बीच से गुजरे, जहां हर तरफ सुप्रीम रिस्पेक्ट था। मेजेस ने उस बच्चे को अपने बराबर ट्रीट किया। उसकी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की वजह से डेल का एग्जिस्टेंस नॉर्थ के टेरिटरीज को यूनाइट करने लगा। ड्यूकडम के दूसरे हिस्सों में नाइट्स मॉन्स्टर्स का स्लॉटर कर रहे थे। कैवलरी पूरी ताकत से लड़ रही थी और उनका फोकस सिर्फ यंग मास्टर पर था। टावर ट्रायल खत्म होते ही डेल को एक ऑर्क एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड की कमांड दे दी गई। ये ड्यूटी इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि 10-year-old के लिए इम्पॉसिबल मानी जाती थी। लेकिन इस बच्चे पर कभी डाउट नहीं किया गया, कभी भी नहीं। सबने उसे राइटफुल एयर माना, जिसने नॉर्थ की स्ट्रेंथ को फिर से जोड़ा। ब्रो सच में जॉन स्नो वाइब्स दे रहा था या कुछ वैसा ही। मिशन के बाद डेल अपने पिता के पास लौटा और रिपोर्ट दी कि करीब 125 ऑर्क्स स्लॉटर किए गए। कैजुअलिटीज कोई नहीं, सिर्फ माइनर इंजरीज। ड्यूक स्टन्ड हो गया और पूछा क्या डेल ने मैजिक से हेल्प की थी। डेल ने साफ मना कर दिया। उसने क्रेडिट पूरी तरह कैवलरी की सोर्ड्स और डिसिप्लिन को दिया। प्राउड होकर ड्यूक ने अपने बेटे की तारीफ की। कमांडर हेलमेट भी सीरियसली इम्प्रेस था कि एक 10-year-old ग्रुप कमांड इतनी परफेक्टली कर सकता है। असल में हेलमेट ही था जिसने डेल को मिलिट्री स्ट्रेटेजी और सोर्ड्समैनशिप सिखाई थी। ब्रो लिटरली बेस्ट ऑफ द बेस्ट से सीख रहा था। हेलमेट को एहसास हो गया कि प्रॉपर टेरिटोरियल वॉर्स आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये थॉट डेल को एक्साइट कर रही थी। उसे एक नया चैलेंज चाहिए था। अब चलो शार्लेट की प्रोग्रेस पर वापस चलते हैं। वो पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। रेपियर विल्डर की प्रिसाइज स्ट्राइक्स डॉज करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन डेल मौके निकालकर रिटेलिएट करता। शार्लेट की डिफेंस अब सॉलिड थी, लेकिन डेल उसे लगातार चार्जेस से ओवरवेल्म कर रहा
रहा था। फिर भी उसकी सडन स्टैब डेल को सरप्राइज कर गई। उसकी ग्रोथ फास्ट थी, लेकिन फिर भी वो खुद को डेल से इंफीरियर मानती थी। आखिर वो थर्ड सर्कल मेज था जिसने टावर का 20th टियर क्रॉस कर लिया था। लोग डेल की अचीवमेंट्स इतने चैंपियन कर रहे थे कि शार्लेट सुन सुनकर थक गई। डेल हंसता है और उसे अश्योर करता है कि उसका समय भी आएगा। वो डेस्टिन्ड है स्ट्रांग बनने के लिए। वो ऑलरेडी नॉर्मल 10-year-old से कहीं ऊपर है। शार्लेट को ये बात डिमीनिंग लगी। उसे पसंद नहीं आया कि डेल उसे बच्ची समझ रहा है। मजेदार बात ये कि डेल कैजुअली एडमिट करता है कि वो ऑलरेडी एडल्ट है, जिसे शार्लेट एक जोक समझ लेती है। ट्रेनिंग के बाद डेल अपने अंकल हेलमेट के सामने बैठता है। सर हेलमेट उसे एक नई टैक्टिक सिखाता है, हैमर एंड एनविल। बैटल में कैवलरी का काम होता है एनिमी को चारों तरफ से क्रश करना, जबकि इन्फेंट्री डिफेंस संभालती है। इस टैक्टिक का नाम कैवलरी की ऑफेंसिव पावर पर आधारित है। डेल दोनों दुनियाओं की वॉर्स में सिमिलैरिटी महसूस करता है। लेक्चर के बीच डेल शार्लेट की ट्रेनिंग पर अपडेट पूछता है। हेलमेट सोच में पड़ जाता है। डेल जैसी टैलेंट तो नहीं, लेकिन शार्लेट अपने आप में डेंजरस फोर्स है। उसकी फाउंडेशन सेट हो चुकी है और वो ओरूरा कल्टीवेशन इनहेरिट करने की राह पर है। लेकिन एक मेजर कंसर्न है। डेल पहले से समझ चुका था कि बात किस ओर जा रही है। प्रॉब्लम शार्लेट की रेपियर स्टाइल और ब्लैक कैवलरी की सोर्ड्समैनशिप के बीच का डिफरेंस था। मेजर्स मैजिक सर्कल्स रिफाइन करते हैं, नाइट्स कल्टीवेशन और ऑरा रिफाइन करते हैं। मेजर्स मैजिक टावर्स बनाते हैं, नाइट्स ऑर्डर्स। नुआर की ब्लैक कैवलरी वॉर चैरियट्स जैसी है, रॉ फायर पावर से एनिमी को रौंद देना। शार्लेट की सोर्ड टेक्निक स्पीड पर बेस्ड है, स्ट्रेंथ पर नहीं। उसकी ब्लेड फ्लेक्सिबल और फ्री है। टैलेंट के दम पर वो शायद 7 स्वॉर्ड मास्टर्स में जगह बना ले, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाएगी। वो कभी भी फर्स्ट स्वॉर्ड यानी इतिहास के सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन के कैलिबर तक नहीं पहुंच पाएगी। वो डिवाइन नाइट बारडेल था, शार्लेट का पिता। दुर्भाग्य से स्वॉर्ड ऑफ ब्लॉसम की लॉस्ट आर्ट अब उनके पास नहीं रही। नाइट नेशन के पतन के साथ ही वो कला भी युद्ध में खो गई। डेल सोचता है कि क्या वो टेक्निक सच में इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इस चर्चा के बाद यंग मास्टर की ट्रेनिंग और ज्यादा कठिन हो जाती है। उसे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैलेंस करनी पड़ती हैं और उसी के साथ उसकी रेपुटेशन भी तेजी से बढ़ती जाती है। आखिरकार वो इम्पोर्टेंट समय आ गया जब उसे अपनी प्रोग्रेस के रिजल्ट्स दिखाने थे। एक दिन ड्यूक को बैरन पार्कर की तरफ से टेरिटोरियल वॉर का इन्विटेशन मिलता है। वो नोबल ड्यूक नुआर की टेरिटोरी के एक हिस्से को चैलेंज करना चाहता है। डेल को पता था कि इस दुनिया में बॉर्डर्स मॉडर्न वर्ल्ड जैसे क्लियर नहीं होते, लेकिन फिर भी एक लो टियर नोबल का हाई रैंकिंग ड्यूक को चैलेंज करना उसे पागलपन लगता है। इस पागलपन के पीछे एक गंदी सच्चाई छुपी थी। काउंट ब्रैंडनबर्ग ने बैरन पार्कर का साथ दिया था। उसने एक इंसल्ट भरा लेटर भी भेजा जिसमें लिखा था कि अगर ड्यूक माइन का कुछ प्रॉफिट सरेंडर कर दे तो वो मदद करेगा। डेल को गुस्सा भी आता है और खुशी भी, क्योंकि ये इडियट अभी तक अपने पिता से मिली ह्यूमिलिएशन नहीं भूला। यंग मास्टर मन ही मन सोचता है कि ब्रैंडनबर्ग को एक बार फिर रिमाइंडर देना पड़ेगा। ह्यूमिलिएशन के बाद ब्रैंडनबर्ग उसे पचा नहीं पाया, इसलिए उसने सीधे हमला करने के बजाय एक लो नोबल के जरिए ड्यूक से टकराव चुना। डेल डिस्गस्टेड हो जाता है और खुद नाइट्स को कमांड करने के लिए वॉलंटियर करता है, लेकिन उसके पिता तुरंत मना कर देते हैं। ड्यूक का मानना है कि डेल अभी इस तरह की लड़ाई के लिए बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। वो उसे डांटते भी हैं, बताते हुए कि इंसानों के बीच युद्ध मॉन्स्टर्स से लड़ने से बिल्कुल अलग होता है। इसके बाद ड्यूक बैरन ग्रीन बेल्ट को एश्योरेंस देता है कि उसकी टेरिटोरी की प्रोटेक्शन दी जाएगी, लेकिन डेल का मन टूट जाता है। उसी दिन वो सर हेलमेट के सामने खुद को एग्जॉस्ट कर लेता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसके पिता उसे केपेबल क्यों नहीं मानते। हेलमेट उसे सलाह देता है कि ड्यूक की बातों को दिल पर न ले, उसके अपने रीजंस होंगे। तभी नाइट कमांडर एक गिफ्ट निकालता है, एक चेस बोर्ड। लेकिन ये चेस डेल की पिछली दुनिया वाली चेस नहीं थी। इसे वॉर गेम कहा जाता था, स्ट्रैटेजीज और एक्चुअल वॉरफेयर पर बेस्ड। रूल्स बेहद कॉम्प्लिकेटेड थे। हेलमेट सब सिखाना चाहता था, लेकिन डेल बोर्ड उठाकर भाग जाता है। उसका मूड सैडनेस से एक्साइटमेंट में बदल जाता है। वो बोर्ड सीधे अपने पिता के पास ले जाता है। प्लान साफ था, एक स्ट्रैटेजी मैच। अगर डेल जीता तो वो टेरिटोरियल वॉर लीड करेगा। डेल ओपनली रिबेल करता है। वो आर्ग्यू करता है कि वॉर ताकत की नहीं, दिमाग की लड़ाई होती है। इसीलिए वो चाहता है कि उसके पिता उसे एक सिंगल मैच में जज करें। हेलमेट सिचुएशन डीएस्केलेट करना चाहता है, लेकिन ड्यूक उसे रोक देता है। वो डेल की चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कंडीशन साफ, अगर डेल हारा तो वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्ट्रैटेजी गेम शुरू होती है। हेलमेट उन्हें देखता है और उसका चेहरा शॉक से जम जाता है। डेल ने ड्यूक को कॉर्नर कर दिया था। भले ही ड्यूक ने कुछ पीसेस में खुद को हैंडीकैप किया हो, फिर भी डेल का 2 बार जीतना अनबिलीवेबल था। जीत के साथ डेल को वॉर में भाग लेने का अधिकार मिल जाता है। डेल कैजुअली बताता है कि उसने ये गेम सालों पहले लाइब्रेरी में पढ़ी थी।
हालांकि ये एक साफ झूठ था। असल में उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अजीब दिखने से बचने का यही तरीका था। हार मानते हुए ड्यूक अपना वादा निभाता है और अपकमिंग फाइट में नाइट्स का कंट्रोल अपने बेटे को सौंप देता है। यहाँ तक कि सर हेलमेट को भी ये बहुत ज्यादा लगता है। फिर भी डेल के पिता आखिरी बात कहते हैं। वो हार स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते। ये सिर्फ एक शुरुआत